अच्छा, यस सर, जिसका था आपको इंतजार वो है, आ गया। ये है टीडीएस टीसीएस का डिटेल चार्ट रिविजन। देखो टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है और ऐसा हो सकता है कि ट्राई करूंगा एक पार्ट के अंदर में कंप्लीट हो जाए, एक पार्ट के अंदर में नहीं हुआ तो हो सकता है दो पार्ट के अंदर में आ जाए। टीडीएस टीसीएस दोनों चीज इसके अंदर में कवर होती है और मेरे हिसाब से ये शायद कुछ आखिरी के टॉपिक है जिसके चार्ट रिविजन बचे हुए थे। तो चार्ट रिविजन इसी के साथ हमारा डिटेल दिया हुआ कमिटमेंट जो है सीएम एंटर वालों आपका खत्म हो जाएगा। मैंने आपको क्लासेस के अंदर में 5-5, 6-6 बार पढ़ा दिया, फास्ट ट्रैक के अंदर में 3-3, 4-4 बार पढ़ा दिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, ऑडियो रिवीजन दे दिया, अमेंडमेंट दे दिया एंड चार्ट रिवीजन भी जो मैंने आपको बोला था वो दे दिया, टेस्ट पेपर भी मैं आपको दे चुका हूं। जितने दिए हुए कमिटमेंट्स थे आप सभी को पूरे हुए, यस और नो। सो उम्मीद करता हूं ये डिटेल चार्ट रिवीजन आपको बहुत पसंद आएगा और हाँ, इसमें सारे अमेंडमेंट्स भी मैं कवर करने वाला हूं, तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखना। एग्जाम से पहले पॉसिबल है तो 2-3 बार इस चार्ट को देख लेना, अपने दोस्त और लाइब्रेरी में हर जगह अपने दोस्तों को ये पहुंचा देना, ये जिम्मेदारी मैं आप पे देता हूं। यस, चलिए चार्ट रिवीजन शुरू करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ला करके रखा है, समरी ला करके रखा है, टीडीएस और टीसीएस की समरी ला करके रखा हुआ है। एक बात समझिएगा, ये चार्ट जब मैंने रिलीज किए थे, राइट, कुछ चीजें इसमें नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर वाली ऐड नहीं हुई थी, तो ड्यूरिंग चार्ट्स हम वो भी क्या कर देंगे, इसके अंदर में ऐड कर देंगे। क्लियर है मालिक? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समरी चार्ट दिया है ऊपर से नीचे तक, ये सबसे एंड में पढ़ना है आपको, ये स्टार्ट में नहीं पढ़ना है, ये सबसे एंड में पढ़ना है आपको। क्लियर है मालिक? यस। यहां पे आता है आपका नेक्स्ट चीज है आपका द होल स्कीम ऑफ टीडीएस। आखिर टीडीएस एंड टीसीएस वर्क कैसे करता है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टीडीएस के ऊपर। देने वाला जब भी देता टीडीएस काट के, तो जो बंदा पैसे दे रहा है उसे कहा जाता है डिडक्टर, उसे कहा जाता है पेयर। तो ये दोनों नाम से इस चैप्टर के अंदर में उसे एड्रेस किया जाता है, पेयर या डिडक्टर। जिसका कटता है दैट इज पे या डिडक्टी, जिसका पेमेंट में से टीडीएस करता है दैट इज पे या डिडक्टी। अब देखिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया क्यों? गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था स्कीम को कि भैया रिसीवर अपनी इनकम कहीं क्या कर दे, डिफ्लेट ना कर दे, इसी के लिए सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप जितना पेमेंट दे रहे हैं उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज कट कीजिए एंड आप क्या कीजिए, सरकार को सबमिट कर दीजिए। यस, तो पेयर के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रखी है, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखिएगा। सबसे पहले पेयर को अगर टीडीएस कट करना है तो उसके पास टैन नंबर होना जरूरी है। एट द सेम टाइम अगर सामने वाला पे पैन नंबर नहीं देता तो हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना। प्लस एक ये स्कीम भी थी कि सामने वाले ने रिटर्न भरना या नहीं चेक करना, खैर अभी वो डिलीट हो चुकी है। देन एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेयर की कि जितने पेमेंट्स पे टीडीएस डिडक्ट किया उसकी डिटेल सरकार को देना बाय वे ऑफ अ स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं टीडीएस रिटर्न। साथ साथ में टीडीएस के पेमेंट करना, जो आपने डिडक्ट किया वो अल्टीमेटली आपके पास नहीं रखने, वो सरकार को देने हैं, तो पे द टीडीएस। एंड अल्टीमेटली जिसका टीडीएस आपने कट किया उसे क्या करना, टीडीएस के सर्टिफिकेट इशू करना। तो ये सब है थ्योरी पार्ट ऑफ द टीडीएस के अंदर में। ये कहां आता है बेटा? ये सारा आता है थ्योरी पार्ट के अंदर में, राइट। पे की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला, सामने वाले को क्या प्रोवाइड करो, आप पैन प्रोवाइड करो। अगर आपको लग रहा है कि टीडीएस कम रेट से डिडक्ट करना चाहिए तो आप एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो फॉर लो डिडक्शन, नो डिडक्शन। ऐसी कुछ चीजें आपको दी गई है टीडीएस के अंदर में। अच्छा, आप जब भी टीडीएस का पेमेंट कलेक्ट करेंगे बेसिकली आप किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। अब गवर्नमेंट की वेबसाइट कौन सी है हम सबने पता है, हम सबको पता है, ट्रेसेस इज द वेबसाइट, जिसका फुल फॉर्म है टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन अनेबलिंग सिस्टम। यस और नो मालिक? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इन एक सेक्शंस के बारे में हम लोग पता करते जाएंगे। चेक कर लीजिए एक बार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से। टीडीएस डिडक्ट कौन करता है? पेयर डिडक्ट करता है। किसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करता है? स्पेसिफाइड पेमेंट्स जो इस सेक्शन के अंदर में लिखे हैं उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करता है। समटाइम्स ऑन पेमेंट, समटाइम्स ऑन क्रेडिट, विच एवर हैज बीन गिवन इन द सेक्शन। यस और नो? ओके सर, अगर मान लीजिए मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की। अगर पेयर ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, मैं अगर किसी को पे कर रहा हूं मतलब बेसिकली मेरे लिए वो एक्सपेंसेस है, इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। एनआर को मैंने पेमेंट कर दिया विदाउट टीडीएस, 100% डिसअलाउ हो जाता है। रेसिडेंट को मैंने पेमेंट कर दिया विदाउट टीडीएस, 30% डिसअलाउ हो जाता है एज पर सेक्शन 40A(I) और IA। तो भैया पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त विजय को फिर डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, ये बात याद रखनी होगी। ओके, एक बात समझिए, मैंने अगर किसी का टैक्स काटा है तो क्या ये टैक्स पेमेंट विजय के बिहाफ पे माना जाएगा या जिसका टैक्स काटा है उसके बिहाफ पे माना जाएगा? तो मैं जिसका टीडीएस काट रहा हूं ये उसका क्रेडिट बनेगा। सो टैक्स डिडक्टेड, राइट, shall be treated as payment of tax on behalf of assessee
एंड असेसी कैन क्लेम द क्रेडिट ऑफ सच टैक्स पेड। तो जिसका मैं टीडीएस कट कर रहा हूं वो उसका टैक्स क्रेडिट क्या करेगा, क्लेम करेगा। अब अज्यूम कीजिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं, ग्रॉसिंग ऑफ टीडीएस। मान लीजिए मैं आपको 10 रुपए देने वाला हूं, जिसमें से 1 रुपीज मैंने टीडीएस डिडक्ट किया, आपको कितने रुपए मिले नेट, 9 रुपीज। तो आप अपनी इनकम 9 दिखाएंगे या 10? यस, आप अपनी इनकम 10 दिखाएंगे, 9 नहीं। और ये जो 1 जो है क्रेडिट, आप अपने 10 के ऊपर टैक्स निकालेंगे, इसमें से 1 रुपए टैक्स ऑलरेडी पेड बोल करके माइनस करेंगे, जिसको हम कहते हैं टीडीएस क्रेडिट, जिसको हम क्या कहते हैं, टीडीएस क्रेडिट। और ये क्रेडिट आपको किस बेसिस पे मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश बाय द डिडक्टर। मैं जो इंफॉर्मेशन फर्निश करता हूं उस बेसिस पे आपको क्या मिलता है, टैक्स क्रेडिट मिलता है, जिसको हम 26 AS कहते हैं। क्या कहते हैं, 26 AS। क्लियर है मालिक? ओके अब एक और बात आती है, मान लीजिए अगर आपकी इनकम किसी और के साथ क्लब हो रही है, आपकी इनकम किसी और के साथ क्लब हो रही है, राइट। अब टीडीएस तो आपका कटा है, तो टीडीएस का क्रेडिट आपको मिलेगा, जिसके पास इनकम क्लब हुई है उसको मिलेगा। लॉ कहता है जिसके साथ इनकम क्लब हुई है उसको ये क्रेडिट मिलेगा। So where the income is accessible in the hands of person other than deductee, credit shall be given to such other person and not the deductee। चेक कर लीजिए। आगे आइए, अब आता है प्रोपोर्शनल टीडीएस। अब ये प्रोपोर्शनल टीडीएस क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैं आपको इनकम दे रहा हूं जो पार्टली इस साल में टैक्सेबल और पार्टली अगले साल में टैक्सेबल होने वाली है, तो टीडीएस का क्रेडिट भी पूरा आपको इस साल नहीं मिलेगा, टीडीएस का क्रेडिट भी क्या हो जाता है, अपोर्शन हो जाता है। सो टीडीएस क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द असेसमेंट ईयर इन विच सच इनकम इज असेसेबल। इफ इनकम इज असेसेबल ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, क्रेडिट शैल बी अलाउड प्रोपोर्शनेटली। तो क्रेडिट को भी क्या किया जाएगा, प्रोपोर्शन किया जाएगा। एक सेक्शन है सेक्शन 205 जो कहता है बार अगेंस्ट द डायरेक्ट डिमांड। एक बात समझिए, अगर किसी अमाउंट के ऊपर ऑलरेडी टीडीएस हो चुका है तो उतना टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं, बेसिकली क्योंकि उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है, राइट। मेरे हिसाब से ये है काम की चीज जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से सुनना, बीडीआर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए क्या होता है, बेसिकली जब भी मैंने आपसे टीडीएस कट किया, राइट, मैं ये टैक्स सरकार को पे करता हूं और इसकी इंफॉर्मेशन भी सरकार को प्रोवाइड करता हूं, स्टेटमेंट भर के कि भैया मैंने इसका इतना टीडीएस कट किया हुआ है, बराबर है। अब कई बार ऐसा होता है कि मैंने आपका टैक्स कट कर दिया, राइट, मैंने पे भी कर दिया, पर वो 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा मतलब आप उसका क्रेडिट ले नहीं सकते। तो सवाल उठता है कि आपका तो टैक्स कट चुका था, तो क्या इसमें आपकी गलती है, आपको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इवन दो 26 AS में वो नहीं दिख रहा है। तो यहां पे बीडीआर फिनवेस्ट का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आता है जो कहता है कि अगर आपके पेमेंट से टीडीएस डिडक्ट हो चुका था तो आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा, भले ही वो 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। मेरी बात याद रखना, ये चीज आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। So it was held that credit should be given, ध्यान से सुनना, it was held that credit should be given even though it is not reflected in 26 AS and no recovery could be made from the assessee of such tax। तो आपके 26 AS में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर आप डिपार्टमेंट को प्रूव कर देते हैं कि हाँ भैया आपका तो कटा है, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टीडीएस करते वक्त सरचार्ज करना है क्या। जरा ध्यान से सुनिए, टीडीएस के रेट के ऊपर क्या सरचार्ज के रेट लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। तो एक बात समझिएगा, सरचार्ज एंड सेस जनरली रेसिडेंट को जब आप पेमेंट करते हैं नहीं लगता, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सैलरी। तो अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी के ऊपर सरचार्ज एंड सेस एप्लीकेबल जो है वो है, पर अदर कोई भी पेमेंट कर रहे हैं जो आप रेसिडेंट को, उसके ऊपर क्या नहीं लगता, ना सरचार्ज लगता है ना सेस लगता है, ओनली टीडीएस का रेट। यस, राइट। सो in case of company no surcharge and HEC, in case of other SSE only in case of salary surcharge and HEC is applicable। क्लियर है मालिक? हाँ, पर जब आप किसको पेमेंट कर रहे हैं मालिक, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, जब आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो मैंडेटरीली सरचार्ज एंड सेस क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो सरचार्ज एंड सेस कब एप्लीकेबल है, नॉन रेसिडेंट के केस में एप्लीकेबल है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक एनआर का जो टीडीएस का रेट है वो है लेट्स से 20%, तो आपका इफेक्टिव टीडीएस रेट कितना होगा बॉस, 20.8%। कैसे, 20% टीडीएस का लगेगा एंड 4% एचईसी का लगेगा। तो ये याद रखना, जब भी आप एनआर को पेमेंट कर रहे हो, एनआर को पेमेंट करते वक्त एप्लीकेबल सरचार्ज एंड एचईसी लगता है, रेसिडेंट को पे करते वक्त एप्लीकेबल सरचार्ज एंड एचईसी नहीं लगता। फिर आता है टीडीएस एंड जीएसटी का इंटरमिंगल, है ना, टीडीएस एंड जीएसटी का इंटरमिंगल। बेसिकली सामने वाला जब भी हमको बिल इशू करता है तो वो बिल के साथ साथ टीडीएस भी बिल के साथ साथ जीएसटी भी लगाता है। तो सवाल उठता है कि क्या हमें टीडीएस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना है या एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना है। तो ये डिपेंड करता है बिल के ऊपर। अगर बिल सेपरेटली जीएसटी शो कर रहा है तो आपको टीडीएस करना है अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी पे, और अगर आपका जीएसटी सेपरेटली शो नहीं हो रहा है तो होल अमाउंट पे टीडीएस होना चाहिए। सो जीएसटी इज सेपरेटली शोन, टीडीएस ऑन द अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी इज नॉट सेपरेटली शोन, टीडीएस हैज टू बी डन ऑन द होल अमाउंट। क्लियर है मालिक? चेक करो।
यस सर। सबसे पहली चीज आती है, अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो आपके पास टैन नंबर होना जरूरी है। टैन इज गिवन बाय सेक्शन 203A। हर पर्सन जो भी टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट करना चाहता है उसके पास टैन नंबर होना जरूरी है। ये टैन नंबर हर चालान, हर सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होना चाहिए। काम की चीज है ये काम की चीज है। इन सेक्शंस में टीडीएस डिडक्ट हो सकता है इवन इफ देयर इज नो टैन। कौन कौन से सेक्शन? 194IA होना चाहिए यहाँ पे। 194IA के अंदर में टीडीएस डिडक्ट हो सकता है इवन दो देयर इज नो टैन नंबर। 194IB के अंदर में भी हो सकता है, Q के अंदर में भी हो सकता है, M के अंदर में भी हो सकता है और S के अंदर में भी हो सकता है। तो इन सेक्शन में आपका टीडीएस हो सकता है, भले आपके पास टैन नंबर नहीं है। काम की चीज है ये, चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, पैन। अब देखिए, अगर मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे क्या प्रोवाइड करने की? पैन प्रोवाइड करने की। अगर आपने मुझे पैन नहीं दिया तो मैं टीडीएस हायर रेट पे डिडक्ट करूंगा। कौन सा हायर रेट? रेट इन एक्ट, रेट इन फोर्स और 20%। रेट इन एक्ट, रेट इन फोर्स और 20%, विच एवर इज हायर रेट से मैं आपका टीडीएस डिडक्ट करूंगा। हालांकि ये टीडीएस अगर 194O या 194Q का है तो मैक्सिमम रेट ऑफ टीडीएस 5% ही होगा। मैक्सिमम रेट ऑफ टीडीएस कितना होगा? 5% इंस्टेड ऑफ 20%। तो जरा चेक कीजिएगा, इफ पैन इज नॉट प्रोवाइडेड टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट हायर रेट, रेट इन एक्ट, रेट इन फोर्स और 20%। लेकिन अगर ये 194O एंड Q का मैटर है तो मैक्सिमम रेट ऑफ टीडीएस कितना रहेगा? 5% रहेगा। एक बात और याद रखिए, मान लीजिए आपने मुझे पैन तो प्रोवाइड किया लेकिन ये पैन इनवैलिड है या ये पैन करेक्ट नहीं है, तो ऐसे केस में भी टीडीएस जो है ये हायर रेट से डिडक्ट होगा। सो वेयर द पैन प्रोवाइडेड बाय द डिडक्टर इज इनवैलिड और डज नॉट बिलोंग टू डिडक्टी, इट शैल बी डीम दैट पैन हैज नॉट बीन फर्निश्ड। और अगर पैन फर्निश किया ही नहीं है तो भी टीडीएस क्या होगा? हायर रेट से डिडक्ट होगा। क्लियर है? अच्छा, आपको याद है लास्ट ईयर तक के, दैट इज जनवरी 26 तक के, क्या होता था कि अगर सामने वाले ने रिटर्न भी नहीं भरा तो टीडीएस हायर रेट पे डिडक्ट होता था। तो एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन था 206AB। याद आ रहा है मालिक आपको? ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 25 से क्या कर दिया गया है? कट कर दिया गया है, राइट। इसका मतलब अब सामने वाले ने रिटर्न भरा या नहीं भरा, आपको कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि पैन उसने फर्निश किया है या नहीं फर्निश किया है। क्लियर है मालिक? तो 206AB फाइनेंस एक्ट 25 से क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 198, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो रिलेवेंट। हाँ, पर इसमें भी क्या आया है? अमेंडमेंट आया है, जरा ध्यान से सुनिए। टीडीएस जो भी डिडक्ट हुआ है, चाहे वो इंडिया में डिडक्ट हुआ हो, चाहे वो आउटसाइड इंडिया डिडक्ट हुआ हो, ये आपको क्रेडिट बोल करके मिल जाएगा। तो जरा ध्यान से सुनिए, ऑल सम डिडक्टेड, चाहे वो इंडिया में डिडक्ट हुआ, चाहे वो आउटसाइड इंडिया डिडक्ट हुए। अमेंडमेंट क्या आया है? आउटसाइड इंडिया जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है इसका भी आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? क्रेडिट मिल जाएगा। सो ऑल सम डिडक्टेड, इधर देखिए, ऑल सम डिडक्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच assessee is allowed a credit, then it shall be deemed to be income। तो सबसे पहले आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है ये पहले आपको आपकी क्या माननी है? इनकम माननी है, और फिर ये आपको क्या बोल के मिल जाएगा? क्रेडिट बोल के मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने मुझे 9 रुपीज दिया आफ्टर डिडक्शन ऑफ 1 रुपीज एज टैक्स, तो मैं मेरी इनकम 9 मानू या 10 मानू? मुझे मेरी इनकम 10 माननी है पूरी। क्लियर है मालिक? ओके। और मैं जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका क्या ले सकता हूं? क्रेडिट ले सकता हूं। डन है मालिक? हालांकि अगर टीडीएस 192IA या 194N में डिडक्ट हुआ है तो ये आपकी इनकम नहीं मानी जाती, ये आपकी इनकम नहीं मानी जाती। चेक कर लीजिए, सिर्फ ये बात याद रखिए, जितना भी सम डिडक्ट हुआ है, चाहे वो इंडिया में डिडक्ट हुआ है या आउटसाइड इंडिया डिडक्ट हुआ है, उसे मुझे मेरी इनकम ही कंसिडर करनी है। यस सर। नेक्स्ट आता है सेक्शन 197, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो रिलेवेंट। फिर भी समझ लीजिए, अगर मान लीजिए मैं आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूं, आपको लगता है कि टीडीएस इस रेट पे डिडक्ट नहीं होना चाहिए या टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एओ के पास जाएं, एओ से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करें फॉर लोअर डिडक्शन, नो डिडक्शन। इसे हम ऑफिस में कहते हैं 15G 15H, और ये आप मुझे सबमिट कर दे। ये सर्टिफिकेट अगर आप मुझे सबमिट कर देते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि टीडीएस या तो डिडक्ट ही नहीं करना या लो रेट पे डिडक्ट करना, जैसा सर्टिफिकेट कह रहा है बिल्कुल वैसा ही। सो प्रोसीजरल पार्ट है, एग्जाम में इतना नहीं पूछता। सो वेयर टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एंड एओ इज सेटिस्फाइड दैट टोटल इनकम justify the TDS at lower rate or no deduction, the AO shall on application made by SSC give him such certificate, right? The TDS is to be deducted at low or nil rate until such certificate is cancelled by AO। yes, हालांकि इन सेक्शंस के लिए ये एप्लीकेशन नहीं की जा सकती, हालांकि ये सेक्शन नंबर और ये लिस्ट दोनों भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चेक कर लीजिए, तो इतना रिलेवेंट नहीं है, टाइम मत लगाना इस पे।
हाँ जी सर। अनदर आता है टीडीएस का सर्टिफिकेट। अगर मैंने आपका टीडीएस डिडक्ट किया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट देने की, और ये मैंडेशन देता है सेक्शन 203। टीडीएस सर्टिफिकेट मुझे कब तक के इशू करना पड़ता है? 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न का जो ड्यू डेट है वहां से 15 दिन के अंदर में आपको क्या करना है? ये सर्टिफिकेट सबमिट करना है। यस, सो इट इज टू बी डन विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न का जो भी ड्यू डेट है वहां से 15 दिन के अंदर में। तो बेसिकली 4 ड्यू डेट है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की। यस जी सर। नेक्स्ट सेक्शन आता है 200A, प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न। मान लीजिए मैंने जितनों का भी टीडीएस कट किया है, मुझे सरकार को क्या देना पड़ता है? टीडीएस का रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। अब ये जो टीडीएस का रिटर्न है, रिटर्न सबमिट होने के बाद इस रिटर्न का होता क्या है? इसे हम कहते हैं 200A, प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट। जब भी ये रिटर्न जाता है सरकार इसका ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करती है। जैसे नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न का भी प्रोसेसिंग होता है, वैसे ही टीडीएस रिटर्न का भी प्रोसेसिंग होता है। इसमें से अर्थमेटिकल एरर और इनकरेक्ट क्लेम इफ एनी को क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है। आपका फाइनल सम पेबल या रिफंड ड्यू निकाला जाता है। यस, सो टीडीएस रिटर्न इंक्लूडिंग टीसीएस रिटर्न के लिए भी सेम ही सेक्शन है। इट शैल बी प्रोसेस एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट शैल बी मेड। अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम, इंटरेस्ट, फीस, सम पेबल और रिफंड ड्यू शैल बी डिटरमाइंड। तो अल्टीमेटली क्या किया जाता है? ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होता है और बाद में क्या इशू किया जाता है? एक इंटीमेशन इशू किया जाता है। ये इंटीमेशन कब तक जनरेट होता है? 1 ईयर तक के कभी भी जनरेट हो सकता है। सो इंटीमेशन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड जनरेटेड एंड सेंड टू द डिडक्टर स्पेसिफाइंग द डिटरमाइंड टू बी पेबल और रिफंड ड्यू टू हिम। अल्टीमेटली एक स्टेटमेंट बताया जाता है और स्टेटमेंट के अंदर में आपको बताया जाता है कितना सम पेबल है या कितना सम रिसीवेबल है, रिफंडेबल है। अब यहां एक अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट यह आया है कि बोर्ड इसके लिए कोई न्यू स्कीम भी बना सकती है जब रिटर्न कोई अदर पर्सन सबमिट करे। देखिए अब तक ऐसा होता है कि विजय ने रिटर्न सबमिट किया, इसके रिटर्न के प्रोसेसिंग का तो स्कीम एज ऑफ नाउ है। मान लीजिए विजय के अलावा किसी अदर पर्सन ने किया, क्योंकि देखिए अमलगमेशन डीमर्जर में ये दिक्कत आती है कि अमलगमेशन हो गया तो न्यू कंपनी हमारा रिटर्न भर रही है, तो उसके प्रोसेसिंग का कोई स्कीम अभी तक के नहीं था। अब लॉ कहता है 1/4/2025 के बाद अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, बोर्ड एक स्कीम बनाने वाला है जिसके अंदर में रिटर्न फाइल किया गया अदर पर्सन द्वारा, तो उसका किस तरीके से प्रोसेसिंग होगा। हालांकि अभी तक ये आया नहीं है, ये सिर्फ एक पावर है जो एडअप किया गया है सेक्शन के अंदर में। चेक कीजिएगा। यस सर। टीडीएस टीसीएस रिटर्न अगर आपने सबमिट नहीं किया तो कितनी फीस लगती है? 200 रुपीज की फीस लगती है फॉर एवरी डे ड्यूरिंग द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। सो इफ यू फेल टू फाइल टीडीएस और टीसीएस रिटर्न देन he shall be liable to a fees of rupees 200 for every day of default। हालांकि फीस पेबल shall not exceed the TDS TCS पेबल, ये याद रखिएगा। चेक करिए। चलिए बात है एक और पॉइंट के ऊपर। अगर आपने टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? तो समझते हैं सर अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस वी ऑल नो इज एक्सपेंसेस जो है वो डिसअलाउ हो जाएंगे। तो वाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी, अगर मान लीजिए आपने कोई पेमेंट किया है जिसमें एनआर को पेमेंट किया है, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, 100% पेमेंट डिसअलाउड। आपने पेमेंट किया रेसिडेंट को जिसपे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, 30% डिसअलाउ हो जाएगा। सो नॉन रेसिडेंट के केस में 100% डिसअलाउड, रेसिडेंट के केस में 30% डिसअलाउड हो जाएगा। एट द सेम टाइम सेक्शन 2011A कहता है कि भैया आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट भी लगेगा फॉर नॉन डिडक्शन या लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस के लिए। तो कितना? इट विल बी 1% पर मंथ फ्रॉम द डेट when tax has to be deducted to the date of actual deduction, 1.5% per month from the date of deduction to the date of actual payment, from the date of deduction to the date of actual payment। yes or no? और ये इंटरेस्ट अपने को कब पे करना पड़ता है? टीडीएस रिटर्न के साथ अपने को क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। तो चलो 1 2 3 स्टार्ट जल्दी से कि भैया टीडीएस अगर आपने पे नहीं किया, समय पे पे नहीं किया, 1% फ्रॉम द डेट इट वाज डिडक्टेबल टू द डेट इट इज एक्चुअली डिडक्टेड, 1.5% फ्रॉम द डेट इट वाज डिडक्टेबल टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस एक और आता है। एसएससी को क्या माना जाता है? एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाता है। सो अगर एसएससी ने क्या नहीं किया, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो एसएससी बन जाता है एसएससी इन डिफॉल्ट। और एसएससी इन डिफॉल्ट बनने के लिए उसको लगता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 220 एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 221। हालांकि एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? 4 कंडीशन है। मान करके चलिए मैंने आपको पेमेंट किया और आपका पेमेंट के टाइम पे मुझे आपका क्या डिडक्ट करना था? टीडीएस डिडक्ट करना था। अब मैंने ये टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, मुझे एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाना चाहिए। लेकिन आप मुझे बचा सकते हैं। सर आप मुझे कैसे बचाएंगे? अगर आपने
मेरे दिए हुए पेमेंट को इनकम मान लिया, इसके ऊपर रेलेवेंट टैक्स भर दिया, जो रिटर्न ड्यू था वो सबमिट कर दिया, और सीए ये सर्टिफाई कर देता है कि हाँ ये तीनों चीजें हुई है, तो मैं असेसिन डिफॉल्ट होने से बच जाऊंगा। तो जरा ध्यान से सुनिए, मैंने आपका टीडीएस नहीं काटा तो मैं असेसिन डिफॉल्ट, तो मुझ पे 220 और 221 के हिसाब से इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लगेगा। लेकिन आप मुझे बचा सकते हैं काय से, असेसिन डिफॉल्ट बनने से। सर कैसे? आप क्या करेंगे बोलिए जल्दी, आप क्या करेंगे? आप रिटर्न भरेंगे, इसे अपनी इनकम शो करेंगे, इस पर रेलेवेंट टैक्स पे कर देंगे और सीए से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर विजय को असेसिन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। So, where a person do not deduct TDS or after deduction fail to pay such sum to the central government, the assessee shall be treated as deemed to be in default. Interest under 220 and penalty under 221 is liable. However, the deductor shall not be treated as assessee in default if deductee has furnished the return, deductee has taken such sum as income, deductee has paid the tax due thereon and furnished a certificate from a chartered accountant, तो फिर विजय असेसी इन डिफॉल्ट नहीं है। अब यहां पे आया है एक अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 25 के थ्रू। क्या अमेंडमेंट है ये? अमेंडमेंट ये है कि जनरली असेसिन डिफॉल्ट माना जाएगा, लेकिन असेसिन डिफॉल्ट मानने का जो ऑर्डर है वो कब तक पास करना चाहिए, इसका टाइम लिमिट दिया हुआ नहीं था। अब यहां पे टाइम लिमिट आ चुका है। एओ अगर किसी को असेसिन डिफॉल्ट मानना भी चाहता है तो वो विद इन 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर or within 2 years from the financial year in which rectified return is passed, whichever is later तक के क्या करेगा, असेसिन डिफॉल्ट का ऑर्डर इशू कर देगा। तो असेसिन डिफॉल्ट होने का ऑर्डर कब तक इशू किया जा सकता है? रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर से 6 years के अंदर में, या फिर जिस साल रेक्टिफाइड रिटर्न फाइल किया है उस फाइनेंशियल ईयर से 2 साल के अंदर में ही, विच एवर इज लेटर, उसको क्या मानना है? असेसिन डिफॉल्ट मानना है। तो असेसिन डिफॉल्ट मानने का ऑर्डर का टाइम लिमिट लिखा नहीं था, यहां पे ऑर्डर का टाइम लिमिट दे दिया गया है। चेक कर लीजिए मालिक। अच्छा, साथ साथ में 2 और चीजें हैं, राइट? तो पहला आपको क्या लगेगा बेटा? एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरा आपको इंटरेस्ट लगेगा। तीसरा आप असेसिन डिफॉल्ट माने जाएंगे। चौथा, इट विल क्रिएट अ चार्ज ऑन ऑल एसेट्स। सो अगर आपने टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं किया तो आपका चार्ज क्रिएट हो जाएगा ऑन ऑल दी एसेट। यस और नो? साथ साथ में आपको पेनल्टी भी लगेगी 271C की। साथ साथ में आपको क्या लगेगी बेटा? पेनल्टी भी लगेगी 271C की। अब यहां पे भी हुआ है अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2025। अमेंडमेंट क्या है? पहले ये पेनल्टी लगाता था जेसी, अब ये पेनल्टी लगाएगा एओ, राइट? तो टीडीएस टीसीएस में एक कॉमन अमेंडमेंट क्या हुआ है? पहले पेनल्टी लगाता था जीसी और अब पेनल्टी कौन लगाता है? एओ लगाता है। यस और नो? राइट? Okay, the AO shall take the prior approval of JC before passing penalty order where the amount of penalty exceed 10,000. So अगर पेनल्टी का जो अमाउंट है 10,000 से ऊपर जा रहा है, जेसी का अप्रूवल लिया जाएगा, लेकिन अब पेनल्टी ऑर्डर कौन पास करेगा? एओ पास करेगा। दिस वाज द अमेंडमेंट। चेक कर लो। चलिए, फर्स्ट सेक्शन टीडीएस का आता है सेक्शन 194B एंड डबल बी। सेक्शन में अमेंडमेंट है। क्या सेक्शन कहता है? अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट को क्या पे कर रहा है? विनिंग फ्रॉम कैजुअल एक्टिविटी या हॉर्स रेस विनिंग का कॉम्पनसेशन दे रहा है, ये कॉम्पनसेशन 10,000 पर एनम के ऊपर जा रहा है। अब ये पर एनम वर्ड को कट कर दिया गया है, 10,000 इन सिंगल ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। सो अगर लॉटरी विनिंग 10,000 के ऊपर गया सिंगल ट्रांजैक्शन में, या हॉर्स रेस विनिंग 10,000 के ऊपर गया सिंगल ट्रांजैक्शन में, तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस कितना होगा सर? 30% का टीडीएस होगा। कब होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यस और नो? याद रखिए, इन दोनों सेक्शंस के अंदर में ऑनलाइन गेमिंग्स कवर नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन दिया गया है। एंड अगर विनिंग इन काइंड होता है तो सीआईटी वर्सेस हिंदुस्तान यूनिलीवर का केस है जो कहता है कि पहले आपको अमाउंट रिकवर करना है, फिर ही विनिंग को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है? तो अमेंडमेंट क्या है ये याद रखिए, 10,000 सिंगल ट्रांजैक्शन के ऊपर गया तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 30%। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका टीडीएस ऑन ऑनलाइन विनिंग। अगर आपका ऑनलाइन विनिंग हो रहा है, राइट, अगर कोई विनिंग है, ऑनलाइन गेम्स के थ्रू विनिंग है, ये अमाउंट अगर आप पे कर रहे हैं, एनी अमाउंट, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 30%। तो आपकी अगर कोई भी विनिंग हो रही है एनी अमाउंट के ऊपर, जो आपका टीडीएस है ये कितने परसेंट पे है? 30% पे है। लेकिन 30% किसके ऊपर है? ये इंटरेस्टिंग है जानना। 30% नेट विनिंग के ऊपर है। किसके ऊपर है दोस्त? नेट विनिंग के ऊपर है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि नेट विनिंग क्या होती है, तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। 2 मिनट रुक जाइए। ओके, ये टीडीएस होता कब है? बेसिकली ये टीडीएस आपको तब करना है जब आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो या तो आप अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ कर रहे हैं, उस टाइम पे टीडीएस होगा, या तो ईयर एंड पे आपको क्या करना है? टीडीएस करना है। सो जब भी अमाउंट विड्रॉ होगा तब ये टीडीएस होगा, या तो ईयर एंड पे आपको क्या करना है? ये टीडीएस करना है। ओके सर, अब मुझे एक बात बताइए, ये
नेट विनिंग का मतलब क्या होता है, तो जैसे ही आप आगे आएंगे आपको यहां पे नेट विनिंग का मतलब पता चलेगा। बेसिकली नेट विनिंग का मतलब है ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। अब ये क्या है, ए बी सी डी, आइए आराम से समझाता हूं। ए का मतलब है जितना आपने विड्रॉ किया वो, और डी का मतलब है जो क्लोजिंग बैलेंस है वो। तो आप इमेजिन कीजिए आपका एक अकाउंट है, आपने जितना विड्रॉ किया उसके ऊपर टीडीएस प्लस क्लोजिंग बैलेंस जो है इसके ऊपर। सो ये हुआ आपका टोटल अमाउंट। इसमें से जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था वो, और जितना ओपनिंग बैलेंस है वो, ये आपको माइनस करना है। सो बेसिकली वापस से सुनिएगा, आपने जितना विड्रॉ कर लिया, राइट, या इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने 500 रुपीज डाले थे, इसके ऊपर 1000 रुपीज की विनिंग हुई, टोटल कितने हुए 1500। इसमें से 500 आपने पहले विड्रॉ कर लिए थे, बैलेंस में कितने बचे होंगे 1000। तो जो आपने विड्रॉ किया 500, दैट इज ए, जो क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है वो 1000, ये हो गया टोटल 1500, माइनस ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कुछ था क्या, नहीं, आपने कितना डिपॉजिट किया था 500, तो आप देख लीजिए अल्टीमेटली 1000 में से 500 गए, 1000 रुपीज इज योर विनिंग, और इस नेट विनिंग के ऊपर ही 30% टीडीएस होगा, काम खत्म। यस, तो नेट विनिंग के ऊपर ही 30% क्या किया जाएगा, टीडीएस किया जाएगा। ओके, जरा इधर देखिए कुछ बातें। तो 30% किसका होने वाला है, नेट विनिंग का होने वाला है, दैट इज विड्रॉल प्लस क्लोजिंग माइनस, माइनस बोलो जल्दी से, ओपनिंग प्लस डिपॉजिट। ओके, विनिंग अगर काइंड में है तो पहले अमाउंट पहले पैसे टीडीएस का पैसा कलेक्ट कीजिए, फिर ही आप अमाउंट क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके सर अगर विनिंग काइंड में है तो फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग टीडीएस। अगर विनिंग काइंड में है तो फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग टीडीएस। अब ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर प्लेटफॉर्म ने ये परचेस किया है तो जितने में परचेस किया है वो फेयर मार्केट वैल्यू माना जाएगा, मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वही माना जाएगा। अगर मान करके चलिए एसएससी के मल्टीपल यूजर अकाउंट है, तब ये टीडीएस किस तरीके से होगा, यस और नो। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर एसएससी के मल्टीपल यूजर अकाउंट है तो ईच यूजर अकाउंट सेपरेटली कंसिडर किया जाएगा नेट विनिंग निकालने के लिए। सो इफ एसएससी हैज मल्टीपल यूजर अकाउंट देन ईच यूजर शैल बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग नेट विनिंग एंड डिपॉजिट सेपरेटली, राइट। सो ये कंसिडर करना है। क्या आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो क्या इसे विड्रॉल माना जाएगा, लॉ कहता है नो सर, इट शैल नॉट बी कंसिडर एज विड्रॉल और डिपॉजिट। चेक कीजिए यहां तक का पार्ट। अच्छा, अब अगर ये एक और चीज हमें समझनी है विड्रॉल के ऊपर, आपको पता है जब भी हम इस तरीके का कोई अकाउंट बनाते हैं ड्रीम 11 या समथिंग, हमें एक वेलकम बोनस मिलता है। सो अगर वेलकम बोनस है, ये वेलकम बोनस आप विड्रॉ कर सकते हैं तो इसे डिपॉजिट मानना होगा। तो जब आप एंटर करते हैं तो आपको एक बोनस मिलता है, अगर ये बोनस आप विड्रॉ कर सकते हैं तो इसे आप डिपॉजिट ट्रीट करेंगे एंड कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे। अगर ये बोनस विड्रॉ नहीं हो सकता तो आप इसे क्या नहीं ट्रीट करेंगे, टैक्सेबल डिपॉजिट ट्रीट ही नहीं करेंगे। यस और नो मालिक, ओके। हालांकि इस सेक्शन में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है अगर नेट विड्रॉल कितने से ऊपर नहीं जा रहा, 100 रुपीज पर मंथ के ऊपर नहीं जा रहा, एंड डिडक्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है टू पे द डिफरेंस इफ द अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट। तो ऐसे केस के अंदर में हो जाता नहीं। यस और नो। अच्छा, क्या जीएसटी इंक्लूड करना है वैल्यूएशन पर्पस के लिए, द आंसर इज नो, जीएसटी को आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 194D, द इंश्योरेंस कमीशन। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, द इंश्योरेंस कमीशन। तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट्स को क्या पे करती है, इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर कमीशन पे करती है। इंश्योरेंस जो वो करवा रहे हैं उसके ऊपर कमीशन पे करती है। अगर ये कमीशन का अमाउंट 20,000 से ऊपर गया, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। तो यहाँ पे अमेंडमेंट आया है, पहले यहाँ पे 15,000 एंड 5% था, यहाँ पे अब 20,000 एंड 2% है। यहाँ पे ये अमेंडमेंट को प्लीज एक बार चेक कीजिएगा। चलिए ठीक इसी तरीके से एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 194G, लॉटरी सेलिंग कमीशन। यहां पे भी अमेंडमेंट आया है, और बेसिकली देखिए जब भी 194D में अमेंडमेंट आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जी में भी अमेंडमेंट आता ही आता है। यह है लॉटरी सेलिंग कमीशन। अगर कोई भी स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट को लॉटरी सेलिंग कमीशन देता है, और ये लॉटरी सेलिंग कमीशन ईयरली 20,000 से ऊपर जाता है, तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ
2% एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ एक बात समझने लायक बात है कि कमीशन चाहे आप इंश्योरेंस पे दे रहे हो या कमीशन आप लॉटरी पे दे रहे हो, दोनों के लिए भी लिमिट कितनी है? 20,000 एंड 2%। आसानी से याद हो सकता है। इन दोनों की लिमिट लास्ट ईयर तक के 15,000 एंड 5% थी, जो इस साल रिड्यूस करके 20,000 एंड 2% कर दी गई है। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है बेटा डिविडेंड। डिविडेंड सेक्शन 194 के अंदर में डील करता है। अगर कोई भी इंडियन कंपनी राइट या फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया में पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स के लिए अरेंजमेंट किया है, ये किसी भी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज का बेटा? डिविडेंड का। यस, और ये डिविडेंड 10,000 पर एनम के ऊपर जा रहा है। डिविडेंड 10,000 पर एनम के ऊपर जा रहा है, तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब लास्ट ईयर तक की ये लिमिट 5,000 थी, इस ईयर ये लिमिट को 10,000 कर दिया गया है। सो अब कंपनीज तभी टीडीएस काटेगी जब डिविडेंड, मैंडेटरीली तभी टीडीएस काटेगी जब डिविडेंड कितने से ऊपर जा रहा होगा? 10,000 के ऊपर जा रहा होगा। हालांकि आप अगर डिविडेंड इन लोगों को दे रहे हैं तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं। इफ डिविडेंड इज पेबल टू एलआईसी, जीआईसी, बिजनेस ट्रस्ट, यस, एनी अदर पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, या इफ डिविडेंड इज मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, तो ऐसे केस के अंदर में आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। चेक करिए आराम से। नेक्स्ट सेक्शन आता है 194K। 194K क्या बोलता है सर? म्यूचुअल फंड अगर कोई भी क्या कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है, ठीक जैसे 194 में डिविडेंड का अमेंडमेंट आया है, 5,000 की जगह 10,000 किया है, सिमिलर अमेंडमेंट 194K में भी आया है। सो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है बेटा? डिविडेंड देती है, डिविडेंड 10,000 के ऊपर जाता है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पे भी सिमिलर अमेंडमेंट आया है। सो यूटीआई ऑब्लिक म्यूचुअल फंड किसको दे रहे हैं सर? यूटीआई ऑब्लिक म्यूचुअल फंड किसी भी रेसिडेंट को डिविडेंड दे रहे हैं, ये एक्सीड कर रहा है कितने से? 10,000 पर एनम से, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। क्लियर है मालिक? यस, चेक कीजिए। यस सर। नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 194LA का। 194LA में भी अमेंडमेंट है। 194LA टॉक्स अबाउट कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन। सो अगर क्या करते हैं, कोई भी पर्सन रेसिडेंट को कंपनसेशन देता है फॉर कंपल्सरी लैंड एक्विजिशंस का। यस, पहले यहां पे था 2,40,000 से ऊपर जाता है तो इसको एक्सीड करके कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया है। सो अगर मान करके चलिए कंपलसरी एक्विजिशन होता है, कॉम्पनसेशन 5 लाख के ऊपर आता है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। हालांकि टीडीएस करने की जरूरत नहीं अगर ये कंपनसेशन रूरल एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट में आया है तो। पूछो क्यों? अरे पूछो ना क्यों? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट माना ही नहीं जाता, तो वो अमाउंट टैक्सेबल होने नहीं वाली है। तो जब टैक्सेबल ही नहीं होने वाली तो उस पर टीडीएस लगने नहीं वाला, इसी के लिए। यस, सो अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट को क्या देता है सर? कंपनसेशन देता है, ये कंपनसेशन 5 लाख के ऊपर जाता है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। इज द रीसेंट अमेंडमेंट। चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194C, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन। 194C याद रखने का तरीका, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो। इस सेक्शन में टीडीएस आपको कब करना है? सबसे पहली बात, सेक्शन में टीडीएस करना किसको है? स्पेसिफाइड पर्सन को करना है। अभी जो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन है ये CHIJARS इस सभी के अंदर में कॉमन है। जिन बच्चों ने हमसे रेगुलर क्लास ली है, अगर आपको याद होगा तो हमने इसे याद किया था सिगार के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस और नो। तो सिगार CHIJARS इन सभी के अंदर में पेयर का डेफिनेशन जो है ये कॉमन है, और इस पेयर का डेफिनेशन है स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब इस सेक्शन में टीडीएस आपको कब काटना है? इस सेक्शन में टीडीएस तभी काटना है अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ है, और इंडिविजुअल एचयूएफ है आपका लास्ट ईयर का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट जो है वो 50 लाख से ऊपर होना चाहिए, एंड करंट ईयर में पेमेंट आप प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर करते हैं तो आपको टीडीएस कट करना है। अगर आप अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, सिर्फ पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर कर दीजिए, आपको टीडीएस कट करना है। राइट, तो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन 194CHIJARS के अंदर में कॉमन है। क्या डेफिनेशन है? इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उनका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट 50 लाख के ऊपर है, एंड करंट ईयर में ये जो पेमेंट कर रहे हैं प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर होना चाहिए। यस और नो। सो अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन यस रेसिडेंट एसएससी को पे करता है, किसको पे करता है बोलो जल्दी से? रेसिडेंट एसएससी को पे करता है। किस चीज के लिए? कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट या फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कम ऑन, 3 चीजें, कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सिंगल पेमेंट मस्ट एक्सीड 30,000 रुपीज एंड एग्रीगेट पेमेंट मस्ट एक्सीड 1 लाख रुपीज। तो देखो, एक सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर होना चाहिए या एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख के ऊपर होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं
तो आपको टीडीएस कट करना है। तो विजय अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट कर रहा है, लेट्स से सिंगल पेमेंट 32,000 किया, टीडीएस कट करना है। एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख के ऊपर किया साल भर में, टीडीएस कट करना है। टीडीएस कितना कट करना है? जिसको मैं पे कर रहा हूं, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, जिसको मैं पे कर रहा हूं अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% का टीडीएस कट करना है। यस और नो मालिक, राइट? सो अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन किसी भी रेसिडेंट को क्या पे करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करता है, सिंगल पेमेंट एक्सीड 30,000, एग्रीगेट पेमेंट एक्सीड 1 लाख, टीडीएस करना है 1% या 2% के हिसाब से। यस, हालांकि टीडीएस करने की जरूरत नहीं अगर आप क्या कर रहे हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हुआ तो। हाँ, पर्सनल नेचर के लिए आप क्या यूज करेंगे, 194M यूज करेंगे, राइट? सो अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो इसी चीज का टीडीएस 194M के अंदर में होगा। क्लियर है? एक और काम की चीज, अगर आप पेमेंट गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कर रहे हैं, अगर आप पेमेंट गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कर रहे हैं, उस गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास 10 से कम व्हीकल है एंड वो पैन प्रोवाइड कर देता है, उसके पास 10 से कम गुड्स व्हीकल है एंड वो पैन प्रोवाइड कर देता है, तो आपको फिर टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। यस मालिक, ओके। यहां वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बड़ी रिलेवेंट है, लेकिन उसमें ये जो पार्ट है ना, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। नाउ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हैं और पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर जा रहा है तब भी टीडीएस करना है। अब ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आता है? एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, केटरिंग, कैरेज ऑफ गुड्स अदर देन रेलवे। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा काम की चीज आती है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर वेयर मटेरियल इज यूज्ड एज गिवन बाय एसएससी और हिज रिलेटिव। मान के चलिए मैंने आपको बोला कि भैया आपको टी शर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं, टी शर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं। और ये जो टी शर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है ना दोस्त, ये जो टी शर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, इसमें मटेरियल भी मैंने सप्लाई किया है या मेरे रिलेटिव ने सप्लाई किया है, क्या टीडीएस होगा? यस, क्योंकि उस केस में आपका काम सिर्फ जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट का रहेगा। मान लीजिए अगर मटेरियल आप कहीं और से ले रहे हैं, मुझसे या मेरे रिलेटिव से नहीं ले रहे, फिर 194C में टीडीएस करने की जरूरत नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग में कब आएंगे बेटा हम? मैन्युफैक्चरिंग आएंगे जब हम अकॉर्डिंग टू माई स्पेसिफिकेशन गुड्स बन रहे, वेयर मटेरियल इज परचेज फ्रॉम एसएससी और हिज रिलेटिव। क्लियर है मालिक? ओके। टीडीएस किसके ऊपर होगा? इनवॉइस वैल्यू के ऊपर होगा, इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल या एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल? तो देखो बेटा, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ मटेरियल आपने सेपरेटली शो की है या नहीं। अगर आपने वैल्यू ऑफ मटेरियल सेपरेटली शो की है इनवॉइस में, तो आपको इनवॉइस वैल्यू पे करना है एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल की वैल्यू सेपरेटली मेंशन नहीं है तो आपको होल इनवॉइस वैल्यू पे क्या करना चाहिए? टीडीएस कर देना चाहिए। यस और नो मालिक, राइट? अच्छा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है ये लास्ट ईयर अमेंड हो चुकी है, तो यहां पे इसको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। डन मालिक? सो दैट वाज 194C फॉर ऑल ऑफ यू, एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है बेटा 194J, जिसके अंदर में अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 2025 से। 194J हम सभी जानते हैं प्रोफेशनल पेमेंट, रॉयल्टी पेमेंट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए है, लेकिन यहां पे लिमिट जो है ये अपडेट हुई है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन वही, इंडिविजुअल एचयूएफ को तभी टीडीएस डिडक्ट करना है जब लास्ट ईयर में बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर गया, प्रोफेशन से आने वाली ग्रॉस एसेट 50 लाख के ऊपर गई, एंड करंट ईयर में जो पेमेंट है ये प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर है। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को कब करना है? तभी जब पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर जा रहा है। स्पेसिफाइड पर्सन का डेफिनेशन यहां दिया है 194CHIJARS, सब में ये डेफिनेशन कॉमन है, तो इसके आगे हम इसको स्पेसिफाइड पर्सन ही कहेंगे। तो स्पेसिफाइड पर्सन क्या करता है बेटा? स्पेसिफाइड पर्सन कभी भी किसी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, सिंगल पेमेंट एक्सीड इन टोटल, सिंगल एंट्री के लिए, जिसका मेरा मतलब है, सो लेट्स से अगर आपका एग्रीगेट पेमेंट साल भर में 50,000 पर एनम के ऊपर जाता है, पहले ये 30,000 था, अब ये 50,000 है। सो अगर आपका एग्रीगेट पेमेंट कितने से ऊपर जाता है बेटा? 50,000 पर एनम के ऊपर जाता है, एक्सक्लूडिंग द डायरेक्टर सेटिंग फीस, तो आपको टीडीएस करने की जरूरत है। तो लेट्स से आपका प्रोफेशनल फीस इंडिविजुअली 50,000 के ऊपर जाता है, जिसको आप प्रोफेशनल को पे कर रहे हैं, आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं 50,000 से ऊपर जाता है, आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कर रहे हैं 50,000 से ऊपर जाता है, तो आपको क्या करना है? टीडीएस करना है। टीडीएस कितना होगा? अगर आप FTS दैट इज टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस विल बी 2%। अगर आप रॉयल्टी ऑन सिनेमैटोग्राफिक फिल्म के लिए पेमेंट कर रहे हैं, रॉयल्टी कर रहे हैं लेकिन किसके लिए? सिनेमैटोग्राफिक फिल्म के लिए कर रहे हैं, टीडीएस विल बी 2%। अगर आप कॉल सेंटर का पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस विल बी 2%। अदर केसेस और डायरेक्टर सेटिंग फीस के लिए टीडीएस इज 10%। सो अगर मैं इसे और शॉर्ट और क्लियर करना चाहूं, मान लीजिए मैं किसी प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहा हूं, सिंगल पेमेंट 50,000 से ऊपर गया, टीडीएस विल बी 10%। मान लीजिए मैं रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा हूं, 50,000 से ऊपर गया साल भर में या
इन एग्रीगेट एज द केस में भी, तो आपको टीडीएस करना है कितना बेटा, 10%। सर अगर रॉयल्टी ऑन फिल्म्स कर रहा हूं 50,000 से ऊपर गया 2%, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज 50,000 से ऊपर पे किया 2%, कॉल सेंटर को पेमेंट कर रहा हूं 50,000 से ऊपर गया 2%, डायरेक्टर सिटिंग फीस पे कर रहा हूं एनी अमाउंट 10%, क्योंकि ये जो 50,000 की लिमिट है ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्टर सिटिंग फीस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो डायरेक्टर सिटिंग फीस एनी अमाउंट टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस मालिक। ओके, एक बात याद रखिएगा, नोटिफिकेशन 88/2008 कहता है कि इफ वी आर मेकिंग अ पेमेंट टू स्पोर्ट्स पर्सन, कोच, ट्रेनी, टीम फिजिशियन, साइकोथेरेपिस्ट, इवेंट मैनेजर्स, ये भी 194J में कवर होते हैं और इनके लिए भी ये लिमिट एप्लीकेबल है। 194C के जैसे अगर आप ये जो पेमेंट कर रहे हैं किसी प्रोफेशनल को, ये पर्सनल नेचर का है, तो जे के अंदर में टीडीएस नहीं होगा। हाँ, जे में नहीं होगा, पर आप इसके 194M में डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। नीचे दिया है प्रोफेशनल सर्विस का मीनिंग, नॉट सो रिक्वायर्ड। ये देखिएगा, मान करके चलिए आप जो पेमेंट कर रहे हैं, CBDT has notified following services in relation to sports activity as professional services। तो स्पोर्ट्स पर्सन, एम्पायर, रेफरी, टीम डॉक्टर, इवेंट मैनेजर, एंकर्स को भी पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी इसके अंदर में आएगा ही आएगा, राइट। ओनली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर कवर्ड ओवर हियर, यस, नथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल डिबेट कॉम्पिटिशन वाले इसके अंदर में कवर नहीं होते, जो स्पोर्ट्स के डिबेट कर रहे हैं वो इसके अंदर में नहीं आते। ओके, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, टीपीए मेकिंग पेमेंट टू हॉस्पिटल ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। मान लीजिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर किसको पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टली किसको पे कर रहे हैं, हॉस्पिटल को पेमेंट कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में दे आर लाइबल टू टीडीएस अंडर 194J, उस केस में दे आर लाइबल टू टीडीएस अंडर 194J। क्लियर है मालिक? फर्दर मोर, मान लीजिए आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पेमेंट कर रहे हैं, आप किसका पेमेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पेमेंट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो पेमेंट है इसे ऑलरेडी रॉयल्टी ही माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, रॉयल्टी ही माना जाता है। टीडीएस 194J के अंदर में कवर किया जाएगा। यस, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एक केस लॉ, मणिपाल हेल्थ सिस्टम का। ये केस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये केस कहता है कि मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है जो फ्रीक्वेंटली कहाँ करता है, विजिट करता है हॉस्पिटल के अंदर में, और आप इन्हें रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर में टीडीएस 192 में जाना चाहिए या 194J में आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, राइट, तो आपको 192 में लेके जाना है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो टीडीएस 194J में लेके आना है। क्लियर हो गई बात मालिक? यस, चेक कर लीजिए। नए लिमिट को याद रखिए, प्रोफेशनल का पेमेंट अब 30,000 नहीं 50,000 पर एनम है। हालांकि डायरेक्टर सेटिंग फीस ₹1 से टीडीएस है। हाँ जी सर, आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। 194C डन, J डन। अब आते हैं ए के ऊपर। यहां आया है फिर एक अमेंडमेंट, इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर। प्लीज ध्यान से सुनिए। मान लीजिए अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और ये इंटरेस्ट सिक्योरिटीज पे नहीं कर रहे, सो लेट्स से आप बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेट्स से आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बेसिकली आप सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे, तो कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन, वही स्पेसिफाइड पर्सन जो सी और जी में भी लिखा हुआ है, रेसिडेंट को पे कर रहा है, राइट। जो पेयर है, अगर ये अदर एसएससी है, पेमेंट कितने से ऊपर चल जाना चाहिए, 10,000। एक टाइम पे ये 5,000 हुआ करता था, अब ये 10,000 है। सो पेमेंट अगर 10,000 के ऊपर चले जाता है, बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी पेमेंट कर रही है, इंडिविजुअल पेमेंट 50,000 के ऊपर चल जाता है, या सीनियर सिटीजन को दिए गए इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर चल जाता है, 10% टीडीएस करना है। यस और नो? पहले ये लिमिट 40,000 एंड 50,000 थी बैंक के केस में, ये लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 50,000 एंड 1 लाख कर दिया गया है। तो जरा ध्यान से सुनिए, विजय किसी को इंटरेस्ट दे रहा है और ये इंटरेस्ट लेट्स से लोन पे है, सिक्योरिटी पे नहीं है। ये विजय जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, साल भर में 10,000 के ऊपर गया, विजय 10% टीडीएस डिडक्ट करेगा। मान लीजिए विजय बैंक लिमिटेड है, विजय बैंक किसी को पेमेंट दे रहा है, सॉरी, विजय बैंक किसी को इंटरेस्ट दे रहा है। ये इंटरेस्ट नॉन सीनियर के केस में 50,000 से ऊपर जा रहा है, सीनियर के केस में 1 लाख के ऊपर जा रहा है, टीडीएस करना है 10% के हिसाब से। तो यहां पे चेंज आया है, यहां पे भाई साहब यहां चेंज आ गया है, ये लिमिट जो है ये चेंज हो चुकी है। ओके सर एक और बात बताइए, कुछ इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। पहला, अगर आप किसको दे रहे हैं, बैंक को ही इंटरेस्ट दे रहे हैं या कोऑपरेटिव को इंटरेस्ट दे रहे हैं, सो बैंकिंग कंपनी को अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मुझे टीडीएस करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल बैंक से मैंने लोन लिया है, मैं मेरा ईएमआई पे कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, मुझे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को पेमेंट कर रहा हूं, एलआईसी या यूटीआई को पेमेंट कर रहा हूं, मुझे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी ऐसी कंपनी को पेमेंट कर रहा हूं जो इंश्योरेंस बिजनेस कैरी आउट कर रही है, मुझे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, राइट।
राइट। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, कैपिटल फंड या डेप्ट फंड को पेमेंट कर रहा हूं, मुझे इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर, अगर एक फर्म पार्टनर को पेमेंट कर रही है तो उसका टीडीएस 194 किस में नहीं आएगा बेटा, ए के अंदर में नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर या फिर किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, देयर इज नो टीडीएस। अगर गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज के ऊपर टीडीएस, गवर्नमेंट की किसी सिक्योरिटीज के ऊपर क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है, वो इस सेक्शन के अंदर में नहीं आएगा। अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है बाय मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल और इसका अमाउंट 50,000 से ऊपर नहीं जा रहा तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं। जो इंटरेस्ट 1023 एफसी में जा रहा है उस पर टीडीएस करने की जरूरत नहीं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, एफडी, एफडी के ऊपर जो जा रहा है फॉलोइंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, उनके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है मालिक? यस। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, नई लिमिट आ चुकी है इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज की। अदर पर्सन 10,000 से ऊपर जा रहा है तो ही टीडीएस करेगा। बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी एटसेट्रा 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो टीडीएस करना है। सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपीस के ऊपर दे रहे हैं तो टीडीएस करना है। कितने परसेंट से? 10% से। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने ऑलरेडी शॉर्टकट का टेबल आपके फर्स्ट पेज पे बना करके दिया है, वो एक बार आपने शॉर्टकट का टेबल पढ़ लिया, आपका काम खत्म हो जाएगा। यस और नो मालिक? और इन सभी चीजों को हमने रेगुलर और फास्ट ट्रैक के अंदर में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग करी है। तो ये बच्चों एज ऑफ नाउ फटाफट फटाफट क्विक रिविजन आपको देखना है। ये रिविजन लगे तो 1 से 2 बार ज्यादा देख लेना ताकि आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाए। क्लियर है मालिक? चेक कीजिए। और क्यों ये इसके मल्टीपल टाइम जरूरत है? क्योंकि इसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीडीएस में इतने जगह पे चेंज है, आप देखिए ऑलमोस्ट हर सेक्शन जो मैं बता रहा हूं उसके अंदर में या तो रेट चेंज है, या तो लिमिट चेंज है, या तो दोनों चेंज है। तो प्लीज फोकस कीजिएगा। अच्छा, अब ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन वाले पे मैं वापस आता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता था, एक बहुत गजब की चीज होती थी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये वाला पार्ट एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस पे फोकस कीजिएगा। अब देखिए ये जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है ना, इसके लिए क्या होता था कि यू नो सीनियर सिटीजन्स क्या करते थे, उनका टीडीएस डिडक्ट ना हो इसी के लिए अपने डिपॉजिट्स को अलग अलग बैंक में रखते थे, अलग अलग एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांच में रखते थे। अब सिंगल ब्रांच से जो इंटरेस्ट है वो 50,000 या 1 लाख के ऊपर जाता ही नहीं था, तो यहां पे टीडीएस होता ही नहीं था। एक दिन ऑडिटर ने पकड़ लिया, ऑडिटर बोलता है भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब आपका एग्रीगेट पेमेंट एक बैंक के तरफ से जो अकाउंट होल्डर है उसको 50,000 या 1 लाख के ऊपर जा रहा है तो आपको टीडीएस करना चाहिए। मुद्दा लॉ इंटरप्रिटेशन का था कि 50,000 या 1 लाख जो लिमिट है ये पर बैंक है या पर ब्रांच है, इस बारे में क्लैरिटी नहीं थी। तो इस बारे में क्लैरिटी देते हुए बैंकिंग लॉस को चेक किया गया और देखा गया कि जिन बैंक्स ने सीबीएस अडॉप्ट करके रखा है, दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करके रखा है, इनके लिए जो 50,000 या 1 लाख है ये पर बैंक वाली लिमिट होगी। सो अगर कोई सीनियर सिटीजन है 4 अलग अलग ब्रांच में जाकर के अपना एफडी रखता है, बराबर है, और चारों बैंक से आने वाला जो इंटरेस्ट है वो एग्रीगेट इंटरेस्ट 1 लाख से ऊपर जाता है, तो यस दे नीड टू डू टीडीएस। क्योंकि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंदर में आप पर ब्रांच नहीं पर बैंक देखते हो। और अगर किसी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सीबीएस को अडॉप्ट नहीं कर रखा है तो ये जो 50,000 या 1 लाख की लिमिट है ये इंडिविजुअली चेक करना है पर ब्रांच। यस और नो मालिक? तो where CBS is not adopted, no TDS if interest paid by each branch does not exceed 50,000 या 1 lakh. Where CBS is adopted, TDS is deducted on the aggregate interest paid by all branch of the bank if exceed 50,000 or 1 lakh. Yes or no? Right? ओके ये एक और पॉइंट है जो सर्कुलर नंबर 23 2015 से आया था, इंटरेस्ट ऑन एफडीआर इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड जनरल ऑफ द कोर्ट। अब देखिए जब भी कोर्ट के अंदर में कोई मैटर जाता है तो क्या होता है, कोर्ट बोलता है एक सर्टेन अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी है और ये डिपॉजिट क्या किया जाता है, एक बैंक में रखा जाता है एज इंस्ट्रक्टेड बाय द कोर्ट। अब यहां पे क्या होता है, ये जो एफडी बनती है ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम से बनती है। अब इसके ऊपर क्या आता है, इंटरेस्ट आता है बेसिकली। अब होता ये था कि बैंक एफडी बनी है तो इंटरेस्ट तो देगी, अब बैंक एफडी बनी है तो इंटरेस्ट तो देगी, ये बात तो ठीक थी। अब ये लोग क्या करते हैं दोस्त, ये लोग इंटरेस्ट पे कर देते हैं। अब टीडीएस किसका कट जाता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट का कट जाता है। जबकि कोर्ट का काम क्या है, इस पैसे को पकड़ना या इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है अल्टीमेटली जो विन हुआ उस डिसीजन को लेकर के उसको क्या कर देना, ये इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट सौंप देना। अब होता यह था टीडीएस किसका कट गया, रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट का कट गया। जबकि ये अमाउंट बिलोंग किसको करती है भैया, जिसका कोर्ट का डिसीजन जिसके फेवर में आएगा उसको करती है। तो हो ये रहा था कि क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा था,
ऐसे केस के अंदर में डिफिकल्टी आ रही थी। एक सर्कुलर लाया गया, सर्कुलर नंबर 23 2015। कहा गया कि मान लीजिए अगर रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ कोर्ट के नाम से एफडी बनाई गई, इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है बैंक तब तक इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं करेगी जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, राइट। और जिस दिन कोर्ट ने फिर फाइनली डायरेक्ट कर दिया कि भैया ये जीता है, इसको पैसे दे दो, तो उसको पैसे दिया जाएगा, उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और ये जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको टीडीएस कट करके दिया जाएगा। तो भले ही एफडी किसके नाम पे है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पे है, पर टीडीएस उनके नाम से होने वाला नहीं है। यस, सो इंटरेस्ट ऑन एफडीआर made in the name of registrar general of court or depositor of fund will not be subject to TDS till the matter is decided by the court। तो जब तक के कोर्ट मैटर डिसाइड नहीं करता था तब तक के काम होने वाला नहीं है। क्लियर है मालिक? ओके, बढ़ते हैं आगे। इधर आइए सीधा पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। पॉइंट नंबर 6 है नोटिफिकेशन नंबर 8 2013। क्या कहता है ये? इन केस ऑफ डिपॉजिट अंडर सी गैस वेयर डिपॉजिटिव हैज डिसीज्ड। सो मान लीजिए कोई एक पर्सन था, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपने पैसे को कहां रख सकते हैं, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में रख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में पैसा रख दिया, जिसने पैसा रखा था वो गुजर गया। अब टीडीएस किसके नाम पे किया जाए, टीडीएस का क्रेडिट कैसे मिले? तो लॉ ने कहा कि जरा देखिए, टीडीएस क्रेडिट ऑन द इंटरेस्ट अप टू द डेट वो डिपॉजिटर को ही मिलना चाहिए। तो डेथ की डेट तक के जितना भी इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, इसके ऊपर जितना टीडीएस है वो उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? डिपॉजिटर को, क्योंकि जिसकी डेथ हुई है उसका एक फाइनल रिटर्न भरना पड़ेगा, तो उसका क्रेडिट लॉजिकली उसको मिलना चाहिए। और डेट, उसकी डेथ के बाद का जितना भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर का टीडीएस का क्रेडिट उस लीगल हेयर को मिलना चाहिए अल्टीमेटली, जिसको ये अमाउंट मिल रहा है। तो डेथ की डेट तक के टीडीएस का क्रेडिट किसको मिलेगा? डिपॉजिटर को। उसके बाद किसको मिलेगा? लीगल हेयर को। यस मालिक। तो यहां हम लोगों ने जितनी चीजों को इंपॉर्टेंट मार्क किया है 194A में, वो एक बार देख लीजिए। यस, नेक्स्ट सेक्शन आता है 192A, बैलेंस इन द ईपीएफ अकाउंट। अब देखिए, अगर मान के चलिए ट्रस्टी ऑफ ईपीएफ कभी भी एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, ये पेमेंट कितने से ऊपर जा रहा है मालिक? 50,000 से ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इतना रेलेवेंट नहीं बनता, चेक कर लीजिए। सो ट्रस्टी ऑफ ईपीएफ कभी भी क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं, 50,000 से ऊपर गया, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। हाँ जी सर, आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन है 194H। 194H CHIJARS की सीरीज में है। वी हैव डन विद C, वी हैव डन विद J, यस और नो, वी हैव डन विद A, H। 194H कमीशन। आपको अगर याद हो तो इंश्योरेंस एंड लॉटरी सेलिंग कमीशन के अंदर में लिमिट चेंज हुई है 15,000 से 20,000 और रेट रिड्यूस हुआ है 5% से 2%। अगर बात कमीशन की है तो यहां पे भी वही अपडेट आया है। इंश्योरेंस कमीशन हो, लॉटरी सेलिंग कमीशन हो या अदर कमीशन हो, इन तीनों सेक्शन को याद रखने का आसान तरीका ये है कि इन तीनों की लिमिट 15,000 से 20,000 कर दी गई है और रेट 5% से 2% कर दिया गया है। गेम ओवर। सो कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन अगर किसी भी रेसिडेंट को कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहा है, ये कमीशन या ब्रोकरेज 20,000 पर एनम से ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2% टू बी डन एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यस और नो। सिक्योरिटीज के ऊपर जो आप कमीशन पे कर रहे हैं उसके ऊपर टीडीएस नहीं आता, लेकिन कमोडिटीज के ऊपर जो आप दे रहे हैं इसके ऊपर टीडीएस आता है। तो सिक्योरिटीज के ऊपर जो आप इंटरेस्ट या कमीशन या ब्रोकरेज दे रहे हैं, नो टीडीएस। कमोडिटी ट्रांजैक्शन पे जो आप दे रहे हैं, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड। क्लियर है मालिक? यस, ओके। अब आता है एक और पॉइंट जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, अगर टेलीकास्टर ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर ब्रॉडकास्टर ने आपको कंटेंट बनाने के लिए दिया है, तो लेट्स से मैं हूं कौन? Amazon हॉटस्टार स्पेशल। मैंने Amazon गलत बोला, हॉटस्टार स्पेशल। हॉटस्टार स्पेशल क्या करता है, अपने हिसाब से सीरीज बनाता है, प्रोड्यूस अपने हिसाब से करता है, बस किसी प्रोडक्शन और डायरेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देता है। एंड जब प्रोडक्शन और डायरेक्शन हो जाता है तो कॉपीराइट भी खुद के नाम से रख लेता है और इसीलिए बाद में वो उसे हॉटस्टार स्पेशल कहता है। अब यहां पे टेलीकास्टर ब्रॉडकास्टर ने सिर्फ दूसरे से काम करवाया, उसको पैसा दिया और बाद में कॉपीराइट भी ट्रांसफर हो गया। तो लॉ कहता है कि भैया वेयर द कंटेंट इज प्रोड्यूस एज पर द स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय ब्रॉडकास्टर एंड टेलीकास्टर एंड कॉपीराइट भी ट्रांसफर हो जाता है, तो फिर
ये कॉन्ट्रैक्ट वाला गेम बन गया, इस पे 194C आना चाहिए, ना कि 194H। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है, अपने एमआरपी बुक के अंदर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग करने किसी और को दिया, जब हो गया तब मैंने उसको कॉपीराइट भी मेरे नाम पे कर दिया। तो कौन सीरीज कौन सी बताना है मैंने बताया था, प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने इनकर किया था, कॉपीराइट भी मेरे पास है। इस पे टीडीएस 194C में होगा, क्योंकि एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, ना कि कमीशन के अंदर में। चेक कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है, नेक्स्ट सेक्शन इज 194IP, रेंट पेबल। यस, देखिए अगर इंडिविजुअल एचयूएफ लेट्स से घर का या पर्सनल रेंट पे कर रहे हैं जो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, सो इंडिविजुअल एचयूएफ किसी भी रेसिडेंट को क्या देते हैं बेटा, रेंट देते हैं, और ये रेंट 50,000 पर मंथ या पार्ट देयर ऑफ के ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। अच्छा, अब कुछ बातें जो यहां पे समझनी है, यहां पे टीडीएस करना कब होता है सर, अंडरस्टैंड, टीडीएस आपको डिडक्ट करना होता है ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस आपको कब करना होता है, लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी विच एवर इज अर्लियर, आपको क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है। एट द सेम टाइम आपको एक और चीज याद रखनी है कि मान लीजिए अगर सामने वाले ने पैन नंबर नहीं दिया तो टीडीएस हायर रेट पे डिडक्ट होता है, बराबर है कि नहीं, रेट इन एक्ट, रेट इन फोर्स और 20% के हिसाब से। तो आपको याद रखना है कि अगर 206AA एप्लीकेबल होता है अलोंग विथ 194IB, तो जो टीडीएस है, जो डिडक्शन है, इट शुड नॉट एक्सीड द रेंट पेबल फॉर लास्ट मंथ। द डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड द रेंट पेबल फॉर लास्ट मंथ। तो चलो ध्यान से सुनिएगा, चलो ध्यान से सुनिएगा। सर अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है, रेंट पे कर रहे हैं, रेंट एक्सीड हो रहा है 50,000 पर मंथ या पार्ट देयर ऑफ से, तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। कब कट करना है, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी विच एवर इज अर्लियर। हाँ जी सर, आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन की सीरीज है आपकी 194I की। अगर आपको याद हो तो हम लोग कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं, CHIJARS। 194C डन, 194H डन, 194J डन, 194A डन, IRNS क्लियर है। तो आई पे आते हैं रेंट। जी हाँ, यहां पे भी फाइनेंस एक्ट 2025 से चेंज हुआ है, बदलाव ही बदलाव है जीवन के अंदर में। आप देख सकते हैं कितने सारे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, और सिर्फ टीडीएस को लेकर के ही कितने 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 अमेंडमेंट है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि अगर भैया, अगर आपने इसके रेगुलर क्लास नहीं होना, बहुत पुराने स्टूडेंट, एटलीस्ट आपको डीटी पढ़े हुए 1-1.5 साल हो चुका है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज क्या कर लीजिए, फास्ट ट्रैक लीजिए, मेरा ही नहीं किसी का भी ले लीजिए, जिसका समझ में आता है उसका ले लीजिए, क्योंकि अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं। मैंने एक डिटेल्ड अमेंडमेंट वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, अगर आपको सिर्फ देखना है कि अमेंडमेंट कहाँ कहाँ है, आप वो भी देख सकते हैं। रिविजन तो मैं खैर यहाँ पे करवा ही रहा हूं अमेंडमेंट के साथ, बट फिर भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं मालिक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, यही आपको हेल्पफुल भी रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये याद रखिएगा। डन मालिक। चलो आते हैं आए। अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन रेसिडेंट एसएससी को क्या पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। अब लास्ट ईयर तक के क्या था, यहां पे रेंट अगर एक्सीड करता था 2,40,000 पर एनम के ऊपर, लास्ट ईयर तक के था 2,40,000 पर एनम के ऊपर, इसे चेंज कर दिया गया है। अब इसे कर दिया गया है 50,000 पर मंथ और पार्ट डे के ऊपर जा रहा है, इंक्लूडिंग द एडवांस रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट। तो आपको टीडीएस करना है। ये रेंट अगर प्लांट एंड मशीनरी का है तो टीडीएस 2% होगा, ये रेंट अगर अदर एसेट का है तो टीडीएस 10% होगा। सो कम ऑन वंस अगेन, अगर आप क्या कर रहे हैं दोस्त, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, ये रेंट आपका 50,000 पर एनम या उससे ऊपर जा रहा है, ये रेंट अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के लिए पे कर रहे हैं टीडीएस 2%, ये रेंट अगर आप अदर एसेट के लिए पे कर रहे हैं टीडीएस क्या है बेटा 10%। कुछ काम की चीज, अगर ये रेंट आप बिजनेस ट्रस्ट को दे रहे हैं तो आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं। सो एनी रेंट पेड टू अ बिजनेस ट्रस्ट, नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड। यस, ये तो हम बोल चुके हैं कि एडवांस रेंट पे टीडीएस लगता है। बढ़ते हैं आगे। ईच को ओनर्स का शेयर डेफिनेट है, असर्टेनेबल है, तो लिमिट ऑफ 50,000 विल बी एप्लीकेबल फॉर ईच को ओनर। सो मान करके चलिए अगर दो लोग मिल करके प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं, अगर ईच को ओनर का शेयर 50,000 पर मंथ या पार्ट डे ऑफ के ऊपर आ रहा है तो यस सर टीडीएस होगा। यहां आते हैं जापान एयरलाइंस का केस, ये बड़ा फेमस केस है जिसके ऊपर पास्ट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस, तो देखिए क्या होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस पे करता है। कौन पे करता है? एयरलाइन कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पे करती है लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस।
इस लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस के ऊपर टीडीएस जो है ये 194C के अंदर में होता है, ना कि 194I। सो इंपॉर्टेंट चीज, लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस के ऊपर जो टीडीएस है वो 194C में होगा, ना कि 194I में होगा। यस और नो? हाँ, अगर ऑब्वियसली बात है, अगर हम रेगुलर बैच के अंदर में बैठे रहते तो मैं बहुत डीप में इस केस लॉ को समझाता और बाकी चीजें करता। एज ऑफ नाउ रिविजन के लिए इतना ही ध्यान रखिए, लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस पे टीडीएस होता है। हाँ, कौन से सेक्शन में? 194C। गेम ओवर। अब आते हैं नेक्स्ट। टीडीएस करने की जरूरत नहीं है अगर आप लीज रेंट पे कर रहे हैं, लीज रेंट पे कर रहे हैं, राइट, टू अ लेसोर हु इज अ यूनिट सिचुएटेड इन आईएफएससी फॉर लीज ऑफ एन एयरक्राफ्ट। सो अगर आईएफएससी यूनिट ने एयरक्राफ्ट हमें लीज पे दिया है, हम लीज रेंटल पे कर रहे हैं एयरक्राफ्ट लीज के लिए, मुझे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, मुझे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। सो लॉन्ग थिंग शॉर्ट, अगर मेरा रेंट 50,000 पर मंथ के ऊपर जा रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का है 2%, अदर एसेट का है 10%। चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज 194M। अब मान के चलिए 194C, 194J, 194H, इन तीनों सेक्शन के अंदर में पर्सनल रीजंस के कारण अगर आपने पेमेंट किया है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दोस्त, यही टीडीएस आप 194M में डिडक्ट करते हैं। सो इंडिविजुअल या एचयूएफ, राइट, अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हैं विच इज बाय नेचर ऑफ अ पर्सनल पेमेंट, और ये पेमेंट एक्सीड करता है इन एग्रीगेट 50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। और इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपके पास पैन नंबर होना जरूरी नहीं है। तो आपके पास पैन नहीं भी है पर आप पेमेंट कर रहे हैं विच इज इन द नेचर ऑफ लेट्स से अ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफेशनल पेमेंट और अ कमीशन, तो टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ 2%। क्लियर है मालिक? सो लेट्स से मैं केटरिंग कर रहा हूं, मैंने जो केटरिंग करी वो लेट्स से मेरे ऑफिशियल पर्पस के लिए थी, 194C में जाएगा। यही केटरिंग मैंने मेरे छोटे भाई की शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर दिया, एक्सीडिंग 50 लाख, 194M में जाएगा 2% के हिसाब से। चेक करिए। जी सर, आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन इज 194IA। देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन कितने से ऊपर जाता है? 50 लाख रुपीस के ऊपर जाता है, टीडीएस हैज टू बी डन एट द रेट ऑफ 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। सो अगर कोई भी एसएससी रेसिडेंट एसएससी को क्या कर रहा है दोस्त? पेमेंट कर रहा है, जहां पे कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख के ऊपर जा रहा है, वी हैव टू डू टीडीएस 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। याद रखने का तरीका, ईमानदारी से एक्विजिशन। सो अगर आप एक्विजिशन कर रहे हैं 50 लाख के ऊपर कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी है, 1% कर दीजिए। अच्छा, कुछ बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो टीडीएस रेमिट होता है ये फॉर्म नंबर 26 QB में होता है, और जो टीडीएस का सर्टिफिकेट है वो फॉर्म नंबर 16B के अंदर में जाता है। यस, अच्छा, सो अगर सेलर ज्वाइंटली भी परचेस कर रहा है या बायर भी ज्वाइंटली भी परचेस कर रहा है लेकिन कंसिडरेशन 50 लाख के ऊपर है, तो टीडीएस आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिविजुअल शेयर कितने का है। यस, सो इंडिविजुअली ये शेयर कितने का है, को ओनर्स शेयर कितने का आ रहा है, डजंट मैटर, कंसिडरेशन 50 लाख के ऊपर होना चाहिए इस सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए। इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपके पास 10 नंबर नहीं भी है तो भी चल जाएगा। यस, तो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203A इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ, कंसिडरेशन में हर तरीके के पेमेंट इंक्लूड होते हैं। यहां से प्रॉपर्टी का पेमेंट ही नहीं जाता। यहां पे अगर आपने पार्किंग चार्जेस के नाम पे कुछ पे किया है, मेंबरशिप फीस के नाम पे कुछ पे किया है, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ पे किया है, सब कुछ इसके अंदर में इंक्लूड होता है। यस, यहां पे एक अमेंडमेंट था लास्ट ईयर का था, अगर मान करके चलिए ट्रांसफरर या ट्रांसफरी दोनों भी एक से ज्यादा है बट ओवरऑल कंसिडरेशन एग्रीगेट अमाउंट 50 के ऊपर जा रहा है तो टीडीएस बन जाएगा। यस और नो? याद रखने का तरीका सिंपली, कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉपर्टी exceed 50 lakh rupees or stamp duty value of the property exceed 50 lakh rupees, buyer will deduct the TDS at the rate of 1% of consideration or stamp duty value whichever is higher। चेक करिए मालिक। नेक्स्ट सेक्शन है 194DA, टीडीएस ऑन एलआईपी। अब देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जब अमाउंट मैच्योर होता है ये जनरली 1010D के अंदर में एग्जम्प्ट होता है, पर अगर ये 1010D के अंदर में एग्जम्प्ट नहीं है एंड एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड 1 लाख रुपीज से एक्सीड कर रहा है, TDS will be at the rate of 2%। TDS will be at the rate of 2%। So any person, किसी भी रेसिडेंट एसएससी को पेमेंट हो रहा है 1 लाख से ज्यादा हो रहा है, 2% का TDS आएगा। अब यहाँ पे भी बेसिकली एक अमेंडमेंट है, लास्ट ईयर तक के यहाँ पे 5% था,
लास्ट ईयर इसको चेंज कर दिया गया था, 2% पे ला दिया गया था। अच्छा, ये 2% किसका होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आईएफओएस में भी एलआईपी कौन सा टैक्सेबल होता है, सम रिसीव्ड माइनस एग्रीगेट प्रीमियम पेड। यहां पे भी टीडीएस उसी पे होगा, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड माइनस द ओवरऑल प्रीमियम पेड, राइट। सो अमाउंट रिसीव्ड यहां पे होना चाहिए माइनस प्रीमियम पेड, बराबर है। पर हाँ, ये तभी टैक्सेबल है जब अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, ये टीडीएस तभी होना चाहिए जब अमाउंट 1010D के अंदर में एग्जम्प्ट नहीं है। तो ओवरऑल ये पॉइंट क्या है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर एलआईपी से आपको अमाउंट आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको अमाउंट आ रहा है, अमाउंट 1010D के अंदर में एग्जम्प्ट नहीं है, एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख के ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। 2% ऑफ व्हाट बेटा, 2% ऑफ सम रिसीव्ड माइनस प्रीमियम पेड का। क्लियर है मालिक। 194D है, याद रखने का तरीका, द इंश्योरेंस कमीशन, सॉरी द इंश्योरेंस पेमेंट। हाँ जी सर, आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 193। सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करता है। तो सिक्योरिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, अगर वो किसी भी रेसिडेंट एसएससी को दिया जा रहा है, ये इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है और पेमेंट एक्सीड करता है 10,000 से, या अदर देन कंपनी दैट से लोकल अथॉरिटी पे करती है और ये एक्सीड करता है 10,000 से, तो ऐसे केस में आपको टीडीएस करने की जरूरत है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर एट द रेट ऑफ 10%। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का अमाउंट 10,000 रुपीज के ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%, है ना। हालांकि टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, कब कब, अगर इंटरेस्ट किसको पे हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी दैट इज एलआईसी जीआईसी को पेमेंट किया जा रहा है। सेकेंड, इंटरेस्ट किसको पे किया जा रहा है, प्रोविडेंट फंड को पे किया जा रहा है। थर्ड, इंटरेस्ट पेबल है किसी भी तरह के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर एक्सेप्ट 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड और 8% बॉन्ड, एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स इन पे अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बिजनेस ट्रस्ट को, तो ये सेक्शन पे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। यस, TDS would be deducted on interest payable on securities even if it is a dematerialized form। क्लियर है मालिक, चेक कर लो। चलिए मालिक, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज 194P। अब बेसिकली ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बैंक के ऊपर थोपी गई है, लादी गई है। सी क्या होता है, अब सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट देने के लिए बैंक के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी। अगर आप एक स्पेसिफाइड बैंक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, राइट, आपके पास एक कस्टमर है बीइंग सीनियर सिटीजन। अब देखिए, पूरे इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन का मतलब 60 इयर्स है। गॉड नोज व्हाई इस सेक्शन में सीनियर सिटीजन का मतलब 75 इयर्स है, राइट। सो अगर कोई क्लाइंट है बैंक के जो 75 इयर्स प्लस है, बेसिकली इंटरेस्ट एंड पेंशन इनकम ही जनरेट हो रही है, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एप्लीकेशन ले, किससे, उस सीनियर सिटीजन से, उनकी दोनों इनकम को कंसिडर किया जाए, एप्लीकेबल डिडक्शन एंड रिबेट कंसिडर किया जाए, एंड फाइनल टैक्स पेबल निकाला जाए। ये फाइनल टैक्स पेबल बैंक क्या कर लेगी, डिडक्ट कर लेगी। बैंक ने अगर इस तरीके से डिडक्शन कर दिया तो सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। पहली बात तो ये कि अननेसेसरी बैंक इस चीज में इन्वॉल्व होगा ही क्यों, है ना। दूसरी बात ये कि सीनियर सिटीजन का मतलब यहाँ पे 75 इयर्स आपने क्यों ला के रखा है, एंड आई डोंट नो कितने लोग कंफर्टेबल रहेंगे अपने डिडक्शंस बैंकिंग कंपनी के साथ शेयर करने के लिए। पर सेक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता काम का है, पर दिया तो है, चेक कीजिएगा। अगर कोई भी स्पेसिफाइड बैंक, राइट, किसी भी सीनियर सिटीजन को पेमेंट कर रही है, स्पेसिफाइड सीनियर मतलब 75 इयर्स और मोर होना चाहिए, उनकी इनकम आनी चाहिए पेंशन एंड इंटरेस्ट से, और वो बैंक को क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे। वो बैंक को क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे, राइट। तो ऐसे केस में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द टीडीएस वुड बी डिडक्टेड बाय स्पेसिफाइड बैंक आफ्टर डिडक्शन अलाउेबल एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो जो भी डिडक्शन अलाउड है एंड रिबेट अंडर 87A है, उसे क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, एंड डिडक्ट द इनकम टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेट इन फोर्स, एंड अकॉर्डिंगली जितना टैक्स है उतना डिडक्ट कर लिया जाएगा। ऐसा करने से फायदा क्या है, सीनियर सिटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न देन। इस तरीके से अगर कुछ टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है तो फिर सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। नॉट प्रिपेयर, इतना ज्यादा प्रिपेयर मत कीजिएगा इस सेक्शन को लेकर के। हाँ जी सर, नेक्स्ट सेक्शन आता है 194N। यस, अगर आप बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। सो जरा ध्यान से सुनिए,
कोई भी पर्सन जो बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग डूइंग अ बैंकिंग बिजनेस या पोस्ट ऑफिस से क्या कर रहा है, कैश विड्रॉ कर रहा है, अगर ये कैश विड्रॉ एक्सीड करता है कितने से बेटा, एक्सीड करता है 1 करोड़ रुपीज से, तो आपको टीडीएस करना है 2% ऑफ सब सम। अब यहां पे सच सम का मतलब क्या है, यहां का सही मतलब ये है कि टीडीएस होगा ऑन द सम एक्सीडिंग 1 करोड़। सो लेट्स से 1 करोड़ 20 लाख आप क्या कर रहे हैं, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, तो 20 लाख के ऊपर 2% का क्या आ जाएगा बेटा, टीडीएस आ जाएगा। ये सुनो मालिक। और हाँ, अगर रिसिपिएंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दैट मींस जो कैश निकाल रहा है अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये लिमिट 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ की है। ये लिमिट 1 करोड़ की जगह कितने की है बेटा, 3 करोड़ की। सो कम ऑन एवरीवन, अगर विजय कैश विड्रॉ कर रहा है, साल भर में विड्रॉल 1 करोड़ रुपीज से ऊपर जा रहा है, बैंक विजय का टीडीएस कट करेगी कितने परसेंट के हिसाब से, 2% के। एट द सेम टाइम अगर रिसीवर क्या है बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो कितना डिडक्ट करेंगे बेटा, 3 करोड़ के ऊपर 2% डिडक्ट करेंगे। क्लियर है मालिक। फर्दर यहाँ पे एक और प्रोविजंस एप्लीकेबल होती है, और वो होती है कि अगर मान के चलिए जो रिसीवर है उसने अगर लास्ट 3 सालों के ऑल 3 प्रीवियस ईयर के रिटर्न नहीं भरे, सो इफ द रिसिपिएंट हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न फॉर ऑल 3 प्रीवियस ईयर, तो ऐसे केस में जो टीडीएस है वो 20 लाख से ही चालू हो जाता है। दैट इज 20 लाख से ऊपर का आपने विड्रॉल किया, 2% ऑन द सम एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज, और जहां आपका ओवरऑल एग्रीगेट विड्रॉल 1 करोड़ के ऊपर गया, तो आपका टीडीएस हो जाएगा 5% एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज। तो लेट्स से हमने क्या किया, हमने पिछले लास्ट 3 सालों के रिटर्न नहीं भरे, हम कैश विड्रॉ करने जा रहे हैं, हमने 30 लाख विड्रॉ किया, तो 10 लाख पे 2% लग जाएगा, राइट। एग्रीगेट अमाउंट जैसे ही 1 करोड़ के ऊपर गया, वहां पे 5% का टीडीएस आ जाएगा। हालांकि इस सेक्शन में टीडीएस करने की जरूरत नहीं अगर विड्रॉल इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। सो विड्रॉल किसके द्वारा किया जा रहा है, अगर गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है टीडीएस करने की जरूरत नहीं, बैंक द्वारा किया जा रहा है टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी के द्वारा किया जा रहा है टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर जिसको हम वॉल्टमो कहते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर द्वारा किया जा रहा है टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, राइट। फर्दर मोर अगर कोई ऑथराइज डीलर, उनके फ्रेंचाइज एजेंट या सब एजेंट जो डील करते हैं परचेस ऑफ फॉरेन करेंसीज में, तो ऐसे केस के अंदर में क्या करने की जरूरत नहीं है, उन पे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। फुल फ्लेज मनी चेंजर जो लाइसेंस्ड है बाय आरबीआई, राइट, सो इनके भी विड्रॉल के ऊपर टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। बस इनको क्या करना है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट क्या करना है दोस्त, मेंटेन करना है, एंड बस इन्हें टीडीएस नहीं लगेगा। कमीशन एजेंट ऑफ द ट्रेडर, कमीशन एजेंट और द ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर द एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, या फिर कमीशन एजेंट, ट्रेड एजेंट्स जो रहेंगे जो रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ, इनके विड्रॉल पे भी टीडीएस होने वाला नहीं है। कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी भी अगर कोई विड्रॉ कर रही है, या फिर फ्रेंचाइज एजेंट ऑफ वॉल्टमो भी अगर कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, तो इन पे टीडीएस होने वाला नहीं है। यस सोनू मालिक। फर्दर यहां पे एक नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 123 2024, जो कहता था विड्रॉल अगर इन लोगों द्वारा हो रहा है तो भी टीडीएस करने की जरूरत नहीं। पहला, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव ड्यूली अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। सो अगर कोई फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया है, अप्रूव किया हुआ है, जब ये कैश विड्रॉ करते हैं तब भी टीडीएस 194N में होने वाला नहीं है। सेकंड, डिप्लोमेटिक मिशंस, एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी जब कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सुलेट ऑफिस ऑफ ऑनरी काउंसिल्स विच आर एग्जाम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस इन इंडिया, ये भी अगर क्या कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो इन्हें टीडीएस करने की जरूरत नहीं है अंडर 194N। मेरा मानना है ये 3 को थोड़ा सा याद करके जाइएगा, ये बहुत रीसेंट है और एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। सो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, डिप्लोमेटिक मिशन, ट्रेड काउंसिल्स जब कैश विड्रॉ कर रहे हैं 194N एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना होगा। तो चलो 194N, अगर आप बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कैश विड्रॉ 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो टीडीएस विल बी 2% ऑन द सम एक्सीडिंग 1 करोड़। तो यहां पे जो टीडीएस लगता है वो सम एक्सीडिंग पे लगता है। यस मालिक। अगर जो विड्रॉ कर रहा है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ये लिमिट 3 करोड़ के ऊपर जाती है। अगर जो विड्रॉ कर रहा है उसने लास्ट 3 सालों के रिटर्न नहीं भरे हैं तो 20 लाख के ऊपर 2%, 1 करोड़ के ऊपर 5% टीडीएस लगने वाला है। और ये एग्जम्पशन की लिस्ट याद रखिएगा कि भैया किन किन लोगों के विड्रॉल के ऊपर टीडीएस आता नहीं, चेक करना मालिक। हाँ जी सर। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, 194R। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत 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 रिलेवेंट है, तो जरा ध्यान से सुनना। 194R, इसको पीजीबीपी के साथ इंटरलिंक करके जो हम लोगों ने एक लेक्चर में पढ़ा था वो आपको शायद याद ही होगा, राइट। सो अगर कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, पेमेंट करता है विच इज अ बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए
मैंने किसी हमारे एजेंट्स से कहा कि भैया अगर आप हमारे 200 प्रोडक्ट सेल कर देते हैं मैं आपको एक थाईलैंड का ट्रिप दूंगा. सो एम आई गिविंग अ बेनिफिट और परक्विजिट टू द बिजनेसमैन बट इट इज रिलेटेड टू बिजनेस? यस. तो यहां पे आता है 194R रिलेटेड टू बिजनेस. इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं. सो अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन क्या करता है, रेसिडेंट को कोई बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 20,000 पर एनम से ऊपर होगी तो टीडीएस विल बी 10% ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट. सो मान के चलिए मैंने मेरे एजेंट को कहा कि आप हमारे 200 लेक्चर सेल कर दीजिए. उन्होंने क्या किया, 200 लेक्चर सेल कर दिया. मैंने 1 लाख रुपए का थाईलैंड का ट्रिप उनको दे दिया. अब ये जो बेनिफिट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं क्या ये 20,000 के ऊपर है? द आंसर इज यस. मुझे 10% टीडीएस करना है. अब लॉजिकली अगर आप सोच करके देखेंगे टीडीएस कट कौन करेगा? वही स्पेसिफाइड पर्सन. 194CHIJARS इन सभी सेक्शन में पेयर का डेफिनेशन कॉमन है. ठीक है, ओके. अगर बेनिफिट मैं काइंड में दे रहा हूं, अब यहां पे थाईलैंड की ट्रिप तो मैं काइंड में दे रहा हूं तो टीडीएस कैसे वसूला जाएगा? तो उतने ही अमाउंट का अमाउंट पहले मुझे रिकवर करना है एंड देन ही मुझे ये बेनिफिट को रिलीज करना है. सो इन केस द बेनिफिट इज इन काइंड, TDS shall be done before releasing the benefit and ensure that TDS required to be paid is actually paid. Yes or no मालिक? हाँ. फर्दर इसी सेक्शन के अंदर में कुछ और बातें भी होती है. पहला, व्हाट अबाउट द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस? अब देखिए सर, ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होता है इसका क्या किया जाए? अगर आउट ऑफ पॉकेट रिइंबर्समेंट आर द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन और टीडीएस 194C और जे में ऑलरेडी हो चुका है देन 194R में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है. सो चेक कीजिएगा, if out of pocket expenses are already a part of consideration and TDS under 194C and J are already done then TDS under 194R is not applicable. पर अगर ये part of consideration नहीं है और इस पे TDS नहीं हुआ and benefit 20,000 के ऊपर जा रहा है, TDS लगेगा. TDS करने की जरूरत नहीं है. There would be no requirement of TDS if the client has not borne this expenditure and the invoice is in the name of client and expenses is directly reimbursed by it. So अगर मान करके चलिए ये बेनिफिट आप उसके नाम से नहीं दे रहे, बिल आपके नाम से आया, आपने डायरेक्टली पे किया तो आपने प्रैक्टिकली उसको बेनिफिट दिया ही नहीं, लॉ प्रूव ही नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है. यस सुनो. अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है कि डीलर की कॉन्फ्रेंस होती है. ये डीलर की कॉन्फ्रेंस न्यू प्रोडक्ट के लिए होती है, प्रोडक्ट बेटर कैसे करे इसके डिस्कशन के लिए होती है. तो ये जो कॉन्फ्रेंस में आने के लिए किया गया खर्चा है या जो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने के लिए किया गया खर्चा है, क्या इसके ऊपर टीडीएस होगा? द आंसर इज नो. So expenses pertaining to dealer or business conference would not be considered as benefit or perquisite और इसी के लिए फिर इसके ऊपर टीडीएस करने की जरूरत नहीं है. यस और नो. अच्छा, अगर मान के चलिए ये बेनिफिट या परक्विजिट्स हाई कमीशन, लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट को दिया गया तो इसके सेक्शन के अंदर में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है. यस. कंपनी बोनस इशू करती है तो क्या ये बोनस शेयर जो इशू किए गए सारे शेयरहोल्डर को, क्या ये बेनिफिट या परक्विजिट माना जाएगा? द आंसर इज नो. बोनस शेयर जो आप इशू कर रहे हैं सारे शेयर होल्डर को और राइट शेयर जो डिक्लेयर कर रहे हैं आप सारे शेयर होल्डर को, वो इस सेक्शन से बाहर है. तो बोनस शेयर और राइट शेयर पे 194R नहीं आता, उस पर टीडीएस करने की जरूरत नहीं होती. यस और नो. ओके, एक और चीज जो काम की चीज है, 194R एप्लीकेबल नहीं होता है सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट्स गिवन टू कस्टमर. तो जो कस्टमर को हम सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट देते हैं वो एक बेनिफिट ही है उनको, पर उसके ऊपर 194R टीडीएस करने की जरूरत नहीं है. मुझे लगता है ये 9th वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स. देखिए आज की जिस तरीके की मार्केटिंग चल रही है, इस मार्केटिंग के अंदर में सिचुएशन ये होती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रोडक्ट दिए जाते हैं और उनसे ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाई जाती है. अब इसमें दो चीजें होती है, एक वो प्रोडक्ट हमेशा के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास रह जाता है और दूसरा वो ये वापस कर देता है. अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अगर मान के चलिए हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से क्या किया, लेट्स से हमने हमारी क्लासेस का एडवर्टीजमेंट कराया जाकिर भाई से, जाकिर खान से, आपके अपने हमारे जाकिर भाई से. ठीक है, तो जाकिर भाई से हम लोगों ने क्या कराया, हमने हमारे बुक का नया जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 का बुक आ रहा है वो जाकिर भाई को भेजा और जाकिर भाई ने उसका मस्त कवर पेज ये वो सब करके भेजा. अब ये बुक हमने वापस मंगाया नहीं, हमने बोला चलो यार जाकिर भाई के पास एक रहने दो बुक, राइट. तो ऐसे केस में क्या ये कोई बेनिफिट या परक्विजिट मान करके इस पे टीडीएस करना चाहिए? लॉ कहता है यस, अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 20,000 पर एनम से ऊपर होगी तो. और मान के चलिए जाकिर भाई ने ये हमें वापस कर दिया, उन्होंने कहा कि देखिए यार मेरा तो शायरी वायरी से लेन देन है, पोयम से लेन देन है, तुम्हारे इनकम टैक्स को मैं क्या करूंगा, तो उन्होंने हमको बुक वापस कर दी. तब तो हमने प्रैक्टिकली सिर्फ एडवर्टीजमेंट करवाया है ना, उनसे उनको कोई बेनिफिट तो प्रोवाइड करवाया ही नहीं. सो वेयर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिसीव द प्रोडक्ट, इज इट द बेनिफिट और परक्विजिट? यस.
इफ सच प्रोडक्ट आर नॉट रिटर्न। तो जाकिर भाई ने अगर हमारा बुक रखा ही नहीं, राइट, हमें वापस दे दिया, तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं। और अगर जाकिर भाई ने हमारा बुक रख लिया कि चलो यार विजय ने दिया है रख ही लेते हैं, तो जाकिर भाई ने हमारा प्यार रख लिया। अगर इसकी वैल्यू 20,000 से ऊपर जाएगी तो हम जाकिर भाई को बुक तो दे देंगे, उनके बिहाफ पे टीडीएस हम पे कर देंगे, उनसे नहीं पे करवाएंगे, उनसे नहीं काटेंगे, हम हमारे बिहाफ पे कर देंगे। जाकिर भाई हमारे अपने हैं तो कोई बात नहीं। यस ऑन। हाँ, स्पेशली ओकेशंस पे अगर कोई गिफ्ट दिया जाए, अब जैसे बिजनेसमैन क्या होता है अपने डीलर्स को गिफ्ट देता है दिवाली पे, ईद पे, फेस्टिवल्स पे, क्या ये बेनिफिट या परक्विजिट माना जाता है? नहीं, इसे भी 194 आर के बाहर रखा गया है। यस मालिक, चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194 क्यू। सेक्शन 194 क्यू परचेज ऑफ गुड्स के लिए है। अगर बायर, ऐसा वैसा बायर नहीं, ऐसा बायर जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस के ऊपर हो, ऐसा बायर अगर करंट ईयर में गुड्स बाय कर रहा है वर्थ एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस, वर्थ एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस, तो टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 12 करोड़ था, मैं करंट ईयर में किसी सेलर से क्या कर रहा हूं, गुड्स बाय कर रहा हूं, और ये गुड्स बाय की वैल्यू है 60 लाख रुपीस, तो टीडीएस कितना होगा? 10 लाख पे 0.1%। तो इस सेक्शन में भी लाइक सेक्शन 194N जो टीडीएस होता है वो सम एक्सीडिंग पे होता है। सो अगर कोई बायर है, नॉर्मल बायर की बात नहीं चल रही, बायर मतलब वो जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट इन द प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एक्सीड कर रहा है कितने से बेटा? 10 करोड़ रुपीस से एक्सीड कर रहा है। ये अगर रेसिडेंट सेलर से क्या कर रहा है बेटा? गुड्स बाय कर रहा है। क्या कर रहा है? गुड्स बाय कर रहा है, जिसकी वैल्यू एक्सीड करती है कितने से बेटा? 50 लाख रुपीस से। तो इन्हें टीडीएस करना है ऑन 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। यस और नो? राइट, ओके। सो एक बात याद रखिएगा, अब सेक्शन 2061H नहीं है तो इस पे टीसीएस नहीं होगा। अब मैंडेटरीली इन बाइंग प्रोसेस के ऊपर टीडीएस ही होने वाला है 194 क्यू के हिसाब से। यस और नो? तो इस प्रोविजंस के ऊपर टीसीएस नहीं लगने वाला, इसके ऊपर सिर्फ टीडीएस ही लगने वाला है। एक बात याद रखिएगा, 194 क्यू जो है ये हर तरह के गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे ये गुड्स कैपिटल गुड्स है या रेवेन्यू गुड्स हो। तो गुड्स आप कौन से बाय कर रहे हैं, कैपिटल या रेवेन्यू, इससे कोई लेन देन नहीं है। अगर आप गुड्स बाय कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपीस के ऊपर है, तो टीडीएस हैज टू बी डन एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। यस मालिक। सेकंड है, सेक्शन एप्लीकेबल है रेसिडेंट को, राइट, जब अमाउंट किसको पे की जा रही है? रेसिडेंट को पे की जा रही है। Can buyer be non-resident for the purpose of 194Q? It has been clarified that 194Q shall not apply to non-resident whose purchases is not connected with a PE in India. So अगर कोई non-resident है और इसकी परचेसेस पीई से रिलेटेड नहीं है तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एडवांस पेमेंट भी करते हैं जिसका एग्रीगेट अमाउंट 50 लाख के ऊपर जाता है, तो एडवांस पेमेंट भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको टीडीएस करने की जरूरत है सेक्शन 194 क्यू के अंदर में। यस, लेकिन याद रखने वाली बात ये होगी जो बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, मतलब ये वाली पॉइंट को आप स्टार मार्क करके रखिएगा। ऊपर के 2-3 पॉइंट आपने पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, पर ये वाला पॉइंट आपने पढ़ के जाना चाहिए। 194Q शैल नॉट अप्लाई where transaction of securities, commodities traded through a recognized stock exchange, including a recognized stock exchange in IFSC. So अगर आप सिक्योरिटीज परचेस कर रहे हैं या कमोडिटीज परचेस कर रहे हैं जिसकी एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख रुपए से ऊपर जा रही है मेरे दोस्त, तो आपको क्या करने की जरूरत नहीं है? टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, दो सिक्योरिटीज गुड्स माना गया है पर 194 क्यू के पर्पस से नहीं माना गया है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स है एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बट इसको भी टीडीएस से बाहर रखा गया है। तो ट्रांजैक्शन अगर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी का है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट का है, भले ही इनकी परचेस वैल्यू 50 लाख से ऊपर जा रही हो, पर आपको इस सेक्शन में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। यस, फिर आता है परचेस रिटर्न एंड जीएसटी एडजस्टमेंट। अब इसको भी बड़े शॉर्ट में समझिएगा, बहुत स्वीट पॉइंट है, धन धनाधन समझ लेना। तो देखिए क्या होता है, अगर परचेस रिटर्न हुआ तो क्या, क्योंकि आप तो परचेसेस के टाइम पे ही टीडीएस कर लोगे, लेकिन बाद में परचेस रिटर्न हुआ और आपकी वो एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख से नीचे चले गई तो क्या होगा? तो लॉ कहता है कि देखो भैया इस सेक्शन का टीडीएस आपको कब करना है? द मोमेंट आप परचेस कर रहे हैं तब। मान के चलिए अगर परचेस रिटर्न हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अगले टाइम जब परचेस करेंगे उसमें क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेना। सो लॉ कहता है परचेस रिटर्न हैपन, टीडीएस मस्ट हैव बीन डन, क्योंकि टीडीएस करना कब है? जब आप परचेस कर रहे हो तब, राइट? So if in that case and against this purchase return happens, money is refunded by the seller, TDS is to be adjusted on the next purchases from the same seller. तो सेम सेलर से जब आप नेक्स्ट परचेस करोगे आप क्या करो? उसमें एडजस्ट करो। यस और नो? लेकिन अगर आप परचेस रिटर्न की जगह गुड्स रिप्लेस करके दे रहे हैं, परचेस रिटर्न की जगह आप गुड्स रिप्लेस करके दे रहे हैं, तब कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इफ परचेस रिटर्न इज रिप्लेस्ड बाय द सेलर। क्लियर है मालिक? चेक करिए। चलिए
फर्दर पॉइंट पे भी आ जाते हैं। 194Q क्या अप्लाई करेगा अगर सेलर की इनकम ही एग्जाम्प्ट है? तो ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जनरली अगर सामने वाले रिसीवर की इनकम एग्जाम्प्ट होती है तो हम टीडीएस करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। यस और नो? यहां पे भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है। सो इफ दिस प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई इफ ओनली पार्ट ऑफ द इनकम इज एग्जाम्प्ट, अदरवाइज सामने वाले की अगर पूरी इनकम एग्जाम्प्ट है तो 194Q करने की जरूरत नहीं है। पूरी इनकम एग्जाम्प्ट है तो ही करना है, तो ही आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। Right, so it has been clarified that 194Q would not apply on purchase of goods from a seller whose income is exempt. तो अगर उसकी पूरी इनकम एग्जाम्प्ट है टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पार्ट ऑफ द इनकम एग्जाम्प्ट है, टीडीएस करना पड़ेगा। क्लियर है मालिक? यहां पे आया है एक और अमेंडमेंट, और वो अमेंडमेंट इसी के रिलेटेड है कि अब 2061H जो टीसीएस का प्रोविजन था सेलिंग के केस में, अब वो रहा नहीं है। तो अब बाय डिफॉल्ट में आपको क्या करना है? टीडीएस ही करना है। यस और नो? राइट, अब 2061H से रिलेटेड प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं रही, तो आप ये नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, परचेज जो हो सकता है ये ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन परचेसेस के ऊपर टीडीएस 194O के अंदर में कवर होता है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर ट्रांजैक्शन O और Q दोनों में कवर हो रहा है तो टीडीएस जो होगा ये 194O के अंदर में होगा। लॉ हैज ऑलरेडी क्लैरिफाइड इट। यस और नो? अच्छा, जनरल रूल ये होता है कि जब भी पेई होता है उसने हमें क्या प्रोवाइड करना है? पैन प्रोवाइड करना है। अगर पैन प्रोवाइड नहीं किया तो टीडीएस जो है 206AA के हिसाब से हायर रेट पे कटता है। याद आ रहा है ना तुम्हारे को? हायर रेट पे कटता है। लेकिन लॉ कहता है कि 194O और Q के लिए हायर रेट 20% ना हो करके कितना परसेंट है बेटा? 5%। सो 194O एंड Q के लिए मैक्सिमम रेट कितना है बेटा? 5% टीडीएस का। यस मालिक? ओके, चलिए एक और सवाल आता है कि सर जब हम लोग कोई भी गुड्स बाय करते हैं तो बाइंग के टाइम पे उसके ऊपर जीएसटी भी लग के आएगा, कुछ केस में सेनवैट लग करके आएगा, कुछ केस में एक्साइज ड्यूटी लग के आएगा। तो हमको जो टीडीएस करना है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट पे करना है या एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट पे करना है? तो लॉ बोलता है देखो, टीडीएस अंडर 194Q इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दी आईडीटी अमाउंट इफ इट इज सेपरेटली इंडिकेटेड। सो अगर आपका जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स बिल के अंदर में सेपरेटली इंडिकेटेड है, बिल के अंदर में सेपरेटली इंडिकेटेड है, राइट, तो ऐसे केसेस के अंदर में आपको अमाउंट एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ जीएसटी पे क्या करना है? टीडीएस करना है। पर अगर ये सेपरेटली इंडिकेटेड नहीं है तो आपको होल इनवॉइस वैल्यू पे करना है। यस और नो? राइट, सो in invoice, but if advance payment is made then TDS has to be deducted on the total advance payment, as we are not aware that what will be IDT amount in the invoice. Clear है? Okay, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या नहीं माना जा रहा? सेलर नहीं माना जा रहा, और इसीलिए क्या नहीं डिडक्ट करने की जरूरत है? टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। 194Q चेक कीजिए, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी। अब देखिए टीडीएस ऑन सैलरी जो है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब भी सैलरी देता है और सैलरी अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जा रही है तो उन्हें एवरेज रेट ऑफ टैक्स से क्या करने की जरूरत है? टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है। बेसिकली एम्प्लॉयर जो होता है जब भी सैलरी देता है, राइट, इस सैलरी के ऊपर वो क्या करता है? टीडीएस डिडक्ट करता है। लेकिन इस सैलरी को कंप्यूट करने के लिए वो कुछ चीजों को कंसिडर करता है। पहला, वो अपनी टैक्सेबल सैलरी तो लेता ही लेता है। एम्प्लॉय का अगर एचपी से कोई लॉस आता है तो ये वो लॉस क्या कर सकता है? एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट कर सकता है। साथ ही साथ अगर उसकी कुछ अदर इनकम आ रही है तो वो भी उसे कम्युनिकेट कर सकता है। लास्ट ईयर यहां पे एक अमेंडमेंट आया था जो आपको जानना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर एम्प्लॉय का कहीं और टीडीएस कटा है तो ये भी वो कम्युनिकेट कर सकता है एम्प्लॉयर को। इनफैक्ट अगर एम्प्लॉय का कहीं टीसीएस कटा है, लेट मी गिव एन एग्जांपल, एम्प्लॉय ने कोई नई कार ली जिस कार की वैल्यू 10 लाख से ऊपर थी, तो ऐसे केस में उसका टीसीएस कटा होगा। ये टीसीएस अगर कुछ कटा है तो वो भी वो किसको कम्युनिकेट कर देगा? एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट कर देगा। और एम्प्लॉयर इसकी सैलरी, एचपी का लॉस एडजस्ट करने के बाद, टीडीएस टीसीएस इफ एनी एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल टैक्स पेबल आएगा वो डिडक्ट कर देगा। यस और नो मालिक? सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब भी पेमेंट कर रहा होगा, एनुअल सैलरी अगर एक्सीड कर रही होगी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया। यस और नो? अच्छा जी, सैलरी मतलब आपको क्या कंसिडर करना है? बेसिकली आपके पूरे बेसिक अलाउंसेस परक्विजिट जो भी टैक्सेबल होते हैं वो, राइट। एम्प्लॉय सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, एचपी का लॉस जो है अगर ये एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट करता है तो एम्प्लॉयर जब कंप्यूट करता रहेगा एचपी के लॉस को वो क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। साथ ही साथ में एम्प्लॉय ये भी बताएगा कि वो ओल्ड स्कीम में है या न्यू स्कीम, ताकि एचपी लॉस अप्रोप्रिएटली क्या किया जा सके? एडजस्ट किया जा सके। यस मालिक? ओके। एट द सेम टाइम असेसी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा उसके अदर इनकम या लॉसेस की भी जो एचपी के अंदर में है, एंड एम्प्लॉयर अपॉन रिसिप्ट ऑफ सच इनकम कंप्यूट द टीडीएस डिडक्टेबल। क्लियर है मालिक?
अच्छा जी, तो आप क्या कम्युनिकेट करेंगे? 1/10/2024 बोलता है कि भैया आप अपनी अदर हेड्स ऑफ इनकम में अगर कुछ आ रहा है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। टीडीएस एज वेल एज टीसीएस भी आप उसको क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो दैट वो आपकी टोटल इनकम को अकॉर्डिंगली कंप्यूट करके उस पे से टैक्स निकाल के जो टीडीएस टीसीएस ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है उसको एडजस्ट करके फाइनल टैक्स जो है वो निकाल सके एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज रेट ऑफ टैक्स? टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, राइट? आपका क्या बन जाता है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। यस और नो? ओके, लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये टीडीएस टीसीएस की एडजस्टमेंट आपको तब करने की जरूरत नहीं है इफ द अबव एडजस्टमेंट शैल नॉट बी डन इफ इट इज अ इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टीडीएस बिलो द अमाउंट दैट वुड हैव बीन सो डिडक्टेबल हैड प्रोविजन नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। अगर मान के चलिए ये प्रोविजन से रिफंड जैसी चीज आ रही है तो ऐसे केस में आपको ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है और एम्प्लॉयर अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट करेगा। एम्प्लॉय को हालांकि उसका चीज का क्रेडिट मिल जाएगा। सो अगर मान करके चलिए ऐसे ज्यादा टीडीएस कटा है, ज्यादा टीसीएस कटा है, या लॉस क्लेम करने के बाद एम्प्लॉय को क्या आ रहा है, रिफंड आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर को उस चीज को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है और उस टाइम पे एम्प्लॉयर चुपचाप विदाउट एडजस्टमेंट अपना टीडीएस कर देगा। एम्प्लॉय रिटर्न भरते वक्त फिर वो फाइनल एडजस्टमेंट करेगा। क्लियर है मालिक? यस, चेक कीजिए नेक्स्ट सेक्शन। मालिक नेक्स्ट सेक्शन तो ऐसा सेक्शन है जो आपको ऑलमोस्ट आना ही आना है इन दी अपकमिंग अटेम्प्ट। 194T सेक्शन लास्ट ईयर ही आ गया था लेकिन एप्लीकेबल इस साल से है। सेक्शन कहता है अगर कोई भी फर्म पार्टनर को पेमेंट कर रही है रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस या कमीशन का, शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं चल रही है। सो अगर कोई भी फर्म किसको पे कर रही है, पार्टनर को पे कर रही है, राइट, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, राइट, तो उसको टीडीएस करने की जरूरत है एट द रेट ऑफ 10% इफ द एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड 20,000। सो अगर एग्रीगेट अमाउंट 20,000 रुपीज से ऊपर नहीं जाती तब तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एग्रीगेट अमाउंट फॉर द पर्पज ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट, बोनस एक्सीड करती है तो ये टीडीएस कितना कटेगा मालिक? 10% के हिसाब से कटेगा। क्लियर है मालिक? ये टैक्सेशन ऑफ फर्म के तहत आने के बहुत सारे चांसेस है क्योंकि आपको पीजीबीपी के साथ, टैक्सेशन के प्रोविजंस के साथ, टैक्सेशन ऑफ फर्म के साथ इसको इंटरलिंक किया जा सकता है। चेक कर लीजिएगा। चलिए आते हैं टीसीएस के प्रोविजंस के ऊपर। देखिए कुछ गुड्स के ऊपर क्या कलेक्ट करना जरूरी है, टीसीएस कलेक्ट करना जरूरी है। और टीसीएस कलेक्शन के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, टैन नंबर होना चाहिए। सेम प्रोविजन है जो टैन की है, नथिंग इंपॉर्टेंट। ये काम की चीज, अगर मान लीजिए सामने वाला जिसका हम टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले ने अगर हमें पैन प्रोवाइड नहीं किया तो टीसीएस हायर रेट पे डिडक्ट होगा। So collectee shall furnish his PAN. Collectee shall furnish his PAN to the collector. If he fail to furnish such PAN, TCS shall be collected at higher rate. Twice the rate in act or 5%. Twice the rate in act or 5%. Yes or no, Malik? So the rate of TCS under this section shall not exceed 20%. तो एक बात याद रखिएगा, जिससे मैं TCS कलेक्ट कर रहा हूं वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, वो मुझे प्रोवाइड करेगा पैन नंबर। अगर उसने मुझे पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया तो TCS हायर रेट पे कलेक्ट किया जाएगा, ट्वाइस द रेट इन एक्ट और 5%। हालांकि द मैक्सिमम रेट कैन नॉट एक्सीड 20%। चेक कीजिएगा। चलिए अब आते हैं टीसीएस के मेजर प्रोविजंस पे। अब यहां पे भी बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं फाइनेंस एक्ट के हिसाब से। सबसे पहले आता है 206C सबसेक्शन 1। अल्कोहलिक लिकर के ऊपर टीसीएस जो है ये कितने परसेंट के हिसाब से है सर? 1% के हिसाब से है। अब आता है टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट और अदर देन फॉरेस्ट। अब यहां पे ये 2.5% हुआ करता था जिसको कर दिया गया है 2%। तो यहां आया है अमेंडमेंट। जी हां, सो टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट और टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम एनी मोर अदर देन फॉरेस्ट, ये दोनों का जो 2.5% था इसको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया है, 2% कर दिया गया है। फर्दर यहां पे एक और वर्ड था अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब ये अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो था इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं था और ये अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक्सप्लेनेशन जो है ये रिसेंटली ऐड किया गया है। तो टीसीएस के अंदर में आया है भाई साहब बहुत सारे अमेंडमेंट। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना जिसको आप ये अमेंडमेंट सिखाना चाहते हैं। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो भैया फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर में इंक्लूड होता है एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस वेदर फाउंड इन, ब्रॉट फ्रॉम एंड नॉट दैट इज टू से टिम्बर, चारकोल, कैचू, वुड ऑयल, रेजिन, नेचुरल वार्निश, बार, लाख, महुआ फ्लावर, महुआ सीड एंड
मायरा बोलैम्स, ये भी सब कहाँ आता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर में आते हैं। नीचे वाले फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम तभी लेंगे जब वो फाउंड हुए हैं या ब्रॉट किए गए हैं, किससे, फॉरेस्ट से, राइट। सो जरा ध्यान से सुनना, ये वाले प्रोडक्ट्स हम तभी कंसिडर करेंगे जब क्या किए हैं, फॉरेस्ट में हमें फाउंड हुए हैं या फॉरेस्ट से लाए गए हैं। कौन कौन से बेटा, ट्री, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ऑल अदर पार्ट्स और प्रोड्यूस नॉट हियर इन बिफोर मेंशन्ड, वो सब कुछ इसके अंदर में कवर किया जाएगा। प्लांट्स नॉट द ट्रीज इंक्लूडिंग ग्रास, क्रीपर्स, रूट्स, सब इसके अंदर में कवर किया जाएगा। वाइल्ड एनिमल, देयर स्किन, ट्रंक्स, हॉर्न्स, बोन्स, सिल्क्स, कुकून्स, हनी, वैक्स, ये भी सब फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर में आ जाएगा। पीट, सरफेस सॉइल, रॉक, रॉ मिनरल्स, लाइमस्टोन, लैटराइट्स एटसेट्रा, ये सब भी इसके अंदर में कवर किया जाएगा। तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, अल्कोहलिक लिकर, टिम्बर, टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, इन सब के ऊपर रेट तो रिड्यूस हुआ ही है, एक्सप्लेनेशन भी क्या किया गया है, ऐड किया गया है। यस और नो। ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये फॉरेस्ट के अंदर में मिले हो या नहीं मिले हो, आपको इसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस मान के इसके ऊपर टीसीएस करना है। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको टीसीएस तभी करना है जब आपने इसे फॉरेन से लाया हो या फॉरेन फॉरेस्ट से मिला हो, फॉरेस्ट से लाया हो या फॉरेस्ट से मिला हो। नेक्स्ट, तेंदुलीव के ऊपर 5% टीसीएस, स्क्रैप और मिनरल्स के ऊपर क्या है, 1%। अब ये मिनरल को यहां पे उन्होंने नीचे लिखा है, मिनरल इंक्लूड्स, मिनरल में क्या क्या इंक्लूड होगा, लाइमस्टोन इंक्लूड होगा, लैटराइट इंक्लूड होगा, मिनरल ऑयल इंक्लूड होगा, या ऑल प्रोडक्ट्स जो माइन या क्वेरीज के ऊपर आता है, ये भी क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, राइट। यस, चेक करो एक बार, ये वर्ड्स चेक करना। साथ ही साथ में यहां पे एक और चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो देखना, फॉरेस्ट ट्रेडर्स। अब अगर मान करके चलिए, अगर आप फॉरेस्ट गुड्स के ट्रेडर है तब आपके टीसीएस का कोई काम नहीं, या तो आपने फॉरेस्ट से लेना चाहिए या फॉरेस्ट का लीज आपके पास होना चाहिए टीसीएस होने के लिए। yes, so to provide the relief to the trader of forest produce, only such other forest produce not being timber or tendu leaf which is obtained under the forest lease will be covered under TCS. ट्रेडर ऑफ द अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विल नॉट बी सब्जेक्ट टू टीसीएस। सो मान लीजिए मैं हॉर्न्स के अंदर में डील करता हूं, राइट, या स्किन्स के अंदर में डील करता हूं, है ना। अब ये अगर मुझे फॉरेस्ट लीज से नहीं आई, मैंने एक ट्रेडर से खरीदा और मैं ट्रेड दूसरे ट्रेडर को बेच रहा हूं, सो बेसिकली मैं जो ट्रेड कर रहा हूं ये मुझे फॉरेस्ट लीज से नहीं मिला, तो मुझे फिर टीसीएस करने की जरूरत नहीं। तो टीसीएस सिर्फ कौन कलेक्ट करेगा, जो फॉरेस्ट लीज लेकर के बैठा है वही क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। हाँ जी सर। एट द सेम टाइम सबसेक्शन 1 के अंदर में टीसीएस नहीं होगा अगर 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 वो एक डिक्लेरेशन दे देते हैं कि ये जो गुड्स है ये मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन में यूज होने वाला है। सो नो टीसीएस इफ द रेसिडेंट बायर फर्निश अ डिक्लेरेशन दैट गुड्स आर टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और फॉर द पर्पज ऑफ जनरेशन ऑफ पावर। सो अगर सबसेक्शन 1 में लिखे हुए कोई भी गुड्स आप डिक्लेयर कर देते कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेंगे, या आप डिक्लेयर कर देते कि पावर जनरेशन के लिए यूज होने वाले हैं, तो फिर उसके ऊपर टीसीएस होने वाला नहीं है। क्लियर है मालिक। अच्छा, यहां पे प्लिया ब्लू इंडस्ट्रीज का एक केस है 2016 का गुजरात जजमेंट, जो बहुत रेलेवेंट भी हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा ध्यान में सोचिएगा, शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी, एक बड़ा शिप होता है, एक टाइम के बाद उसे क्या किया जाता है, पानी से बाहर निकाल दिया जाता है और बाद में उसे ब्रेक करके सेल किया जाता है। अब प्रैक्टिकली स्क्रैप के ऊपर टीसीएस है क्या? हाँ जी सर, स्क्रैप के ऊपर टीसीएस है। अब होता क्या है दोस्त कि आपने क्या किया, शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी की। अब शिप के अंदर में कुछ गुड्स ऐसे थे जो एज सच कहीं और यूज हो सकते थे, मतलब गुड्स अच्छे थे वो जो कहीं और यूज हो सकते थे। तो सवाल उठा क्या इसे भी स्क्रैप माना जाए और इसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट किया जाए? तो लॉ कहता है कि सर देखिए, जब शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी होती है, अगर इसमें कोई ऐसे फिनिश गुड्स है जो दूसरे के अंदर में एज सच यूज हो सकते हैं, तो फिर इसे वेस्ट या स्क्रैप नहीं माना जाएगा और फिर उसके ऊपर टीसीएस करने की जरूरत नहीं है। सो चेक कीजिएगा, in case of an assessee engaged in ship breaking activity, certain item products are finished product obtained from such activity which are usable as such। तो अगर ये यूजेबल होते हैं, कैसे बेटा, एज सच यूजेबल होते हैं, राइट, तो इसे क्या नहीं माना जाएगा, वेस्ट या स्क्रैप नहीं माना जाएगा, एंड इसके ऊपर फिर टीसीएस करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसेक्शन 1 बड़ा रिलेवेंट है। एक बार वापस से सबसेक्शन 1 पढ़िएगा, फिर ही वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, तब तक के पॉज कर दीजिएगा।
सरकार आपके लिए आ रहा है नेक्स्ट गुड 206C1F के अंदर में मोटर व्हीकल जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीस के ऊपर है, तो उसको क्या करना है, टीसीएस करना है। कितने परसेंट से करना है जी, 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन। सो अगर मान करके चलिए मैं एक क्रेटा खरीदता हूं जिसकी वैल्यू है 21 लाख रुपीस, तो मुझे क्या टीसीएस भी देना होगा? यस, मुझे 21 लाख तो देने ही होंगे, साथ साथ में टीसीएस भी देना होगा। अब यहां पे भी अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट जो आया है ये नोटिफिकेशन के थ्रू आया है। अब यहां पे क्या लिखा था, मोटर व्हीकल और अदर नोटिफाइड गुड्स, राइट। अभी जो नोटिफाइड गुड्स है ये क्या था, अब तक के लिखा नहीं था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025 के अंदर में, राइट, कुछ गुड्स की लिस्ट दे दी। अगर इन गुड्स की वैल्यू 10 लाख रुपीस से ऊपर जा रही होगी तो इन पे भी टीसीएस कलेक्ट होगा। मुझे लगता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोटर व्हीकल से ज्यादा क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से गुड्स है। सो अगर ये फॉलोइंग गुड्स है जिनकी वैल्यू 10 लाख रुपीस के ऊपर जा रही है, तो इनसे भी क्या कलेक्ट करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वॉच खरीदते हैं, मान लीजिए आपने रोलेक्स की वॉच खरीदी जिसकी वैल्यू 10 लाख के ऊपर जा रही है, 1% टीसीएस भी आपको पे करना होगा। सो 10 लाख के ऊपर आपको वो भी पे करना होगा। कोई आर्ट पीस, पेंटिंग, एंटिक स्कल्पचर्स खरीद रहे हैं, आप कोई कॉइन या स्टैम्प खरीद रहे हैं 10 लाख के ऊपर का, आप कोई यॉट, रोविंग बोट, कैनोय या हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, आप सनग्लासेस खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीस के ऊपर है, आप कोई हैंडबैग या पर्स खरीद रहे हैं, लेट्स से हर्म्स का बैग खरीद रहे हैं, गुची का बैग खरीद रहे हैं, एलवी का बैग खरीद रहे हैं 10 लाख के ऊपर का, यस, टीसीएस भी पे करना होगा। आप कोई शूज ले रहे हैं, यू आर अ बिग टाइम स्नीकर हेड, तो अगर आप कोई शूज ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीस के ऊपर है, यस, आपको टीसीएस भी देना होगा। आप कोई स्पोर्ट्स वेयर ले रहे हैं, गोल्फ किट ले रहे हैं या स्काई वेयर ले रहे हैं, तो भी आपको क्या करना है, टीसीएस देना है अगर इसकी एग्रीगेट वैल्यू 10 लाख रुपीस के ऊपर है। आप होम थिएटर ले रहे हैं, भाई साहब सभी अमीरों वाले शौक पूरे कर रहे हैं, टीसीएस देना है। या फिर आप घोड़ा खरीद रहे हैं रेसिंग के लिए, राइट, या फिर पोलो के लिए, तो भी आपको क्या करना है सर, टीसीएस देना है। क्लियर है मालिक? यस, चेक कर लीजिए। ये अदर नोटिफाइड गुड्स एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आता है 206C1C। अगर आप पार्किंग राइट्स, टोल राइट्स या माइनिंग राइट्स लेते हैं, 2% का टीसीएस आपको देना होगा। सो लेट्स से पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुझे क्या करता है, पार्किंग राइट्स प्रोवाइड कर देता है फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, लेट्स से एफसी रोड। तो जब मेरे को वो राइट्स खरीदने के पैसे देने हैं, उसके साथ साथ 2% टीसीएस भी देना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता ये इतना ज्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि 1C और 1F के अंदर में ऑलरेडी अमेंडमेंट है, 1G के अंदर में भी ऑलरेडी अमेंडमेंट है, तो मुझे लगता है 1C को आप थोड़ा सा अवॉइड करके जा सकते हैं। यस मालिक। नेक्स्ट आता है आपका 206C1G, राइट, एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 206C1G, टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस एंड फॉरेन टूर पैकेज। यहां आया है अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, तो ध्यान से सुनना। अगर आप फॉरेन टूर पैकेज खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, फॉरेन टूर पैकेज खरीद रहे हैं, और ये जो फॉरेन टूर पैकेजेस है बेटा, इसकी वैल्यू अप टू 10 लाख है, 5% टीसीएस देना है, बियॉन्ड 10 लाख रुपीस है, 20% टीसीएस देना है। यस मालिक। सो फॉरेन टूर पैकेज 10 लाख तक के है, 5% टीसीएस, बियॉन्ड 10 लाख है, 20% आपको क्या देना है, टीसीएस प्रोवाइड करना है। अब अगर आप फॉरेन रेमिटेंस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बेटा, फॉरेन रेमिटेंस दे रहे हैं। ये जो फॉरेन रेमिटेंस मतलब आप पैसा इंडिया से कहां भेज रहे हैं, फॉरेन में भेज रहे हैं, एज पर दी आरबीआई पॉलिसी रेमिटेंस स्कीम के तहत। तो ऐसे केस में ये पैसा आप काय के लिए भेज रहे हैं, एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए भेज रहे हैं, 10 लाख के बियॉन्ड आपको क्या करना है, 5% का टीसीएस देना है। सो अगर जो आप एजुकेशन के लिए पैसा भेज रहे हैं या मेडिकल के लिए पैसा भेज रहे हैं, ये 10 लाख के ऊपर भेज रहे हैं, तो 5% आपको टीसीएस करना है। अमेंडमेंट, अगर आप ये पैसा लोन लेके एजुकेशन पर्पस के लिए देते हैं, सो मान लीजिए मैंने क्या लिया, एजुकेशन लोन लिया, एंड देन मैं क्या कर रहा हूं, मैं फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजता हूं बच्चों के लिए, तो अब मुझे इस पे टीसीएस देने की जरूरत नहीं। अर्लियर 0.5% हुआ करता था, अब इस पे टीसीएस देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, अगर आप अदर पर्पस के लिए, अगर आप क्या करते हैं मालिक, अदर पर्पस के लिए बेचते हैं बाहर, लेट्स से प्रॉपर्टी बाय करना है, लेट्स से फॉरेन के अंदर में शादी आप कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग, इसके लिए भेज रहे हैं, बियॉन्ड 10 लाख आप 20% क्या देंगे, टीसीएस देंगे। तो यहां पे आया है बहुत बड़े अमेंडमेंट, जरा ध्यान से सुनना। ओवरसीज टूर पैकेज अप टू 10 लाख 5%, बियॉन्ड 10 लाख 20%। आप फॉरेन मेडिकल या एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, बियॉन्ड 10 लाख 5%। अगर आप अदर पर्पस के लिए भेज रहे हैं, बियॉन्ड 10 लाख 20%। अगर आप एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, लोन लेके एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, नील टीसीएस। चेक करिए। हाँ जी सर। फर्दर नो टीसीएस, अगर बायर कौन है जी, बायर है अगर
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कॉन्सुलेट, तो ऐसे केस में आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, टीसीएस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सीबीडीटी ने फर्दर कुछ और केसेस भी आपको क्या किए है, नोटिफाई किए, जैसे अगर बायर क्या है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है, तब भी टीसीएस करने की जरूरत नहीं है। ओके अच्छा, अब आता है लिबरल रेमिटेंस स्कीम। आप एजुकेशन या मेडिकल के लिए पैसा आउटसाइड इंडिया भेज रहे हैं, करेक्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए ओवरसीज क्रेडिट कार्ड के थ्रू आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया जाए तो क्या वो लिबरल रेमिटेंस स्कीम में काउंट होगा? तो लॉ कहता है देखिए जी, पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड विल नॉट बी काउंटेड एज लिबरल रेमिटेंस स्कीम, सो एलआरएस के अंदर में उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे केस में जो पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं उसके ऊपर टीसीएस आने वाला नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा ये 10 लाख हो चुका है लिमिट, तो इसको आप अकॉर्डिंगली 10 लाख कर दीजिएगा। सो थ्रेशोल्ड जो है 10 लाख का, क्या ये कंबाइंड है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस ऑफ रेमिटेंस लाइक एजुकेशन, मेडिकल एटसेट्रा? तो ये जो 10 लाख रुपीज है, राइट, जो एज ऑफ नाउ क्या है बेटा, 10 लाख रुपीज है। तो ये जो 10 लाख रुपीज है, क्या ये 10 लाख की जो लिमिट है ये क्या कंबाइंड लिमिट है या इंडिविजुअल लिमिट है? मतलब मेडिकल के लिए 10 लाख, एजुकेशन के लिए 10 लाख, ऐसे अलग अलग है या कंबाइंड है? तो लॉ कहता है कि भैया देखो, ये जो टीसीएस के लिए है ना, ये जो लिमिट है ये कंबाइंड थ्रेशोल्ड लिमिट है, ना कि इंडिविजुअल लिमिट है। तो कंबाइंड थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये इंडिविजुअल लिमिट नहीं है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट शैल इंक्लूड रेमिटेंस for purchase of ticket of patients and his attendant, his medical expenses and other day to day expenses। तो ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप पैसा भेज रहे हैं इसके अंदर में, राइट, टिकट ऑफ पेशेंट्स भी कवर होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर होंगे, डे टू डे एक्सपेंसेस भी। लाइकवाइज एजुकेशन के लिए टिकट का खर्चा, ट्यूशन फीस एंड सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाएंगे। अब एक आता है ओवरसीज टूर पैकेज एंड प्रोग्राम। देखिए ओवरसीज टूर पैकेज एंड प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। अगर मैंने सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर सर्विसेज ली है तो वो ओवरसीज टूर पैकेज के अंदर में नहीं आएगी। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए मैंने क्या किया, मेक माई ट्रिप से फ्लाइट बुक करी, एयरबीएनबी से क्या किया मैंने, रहने की प्लेस बुक कर दी है, क्या इसके ऊपर टीसीएस आएगा? नो। मैंने जाकर के वीना वर्ल्ड से पूरा का पूरा पैकेज लिया तो ही टीसीएस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो ओनली ओवरसीज फ्लाइट टिकट इज बुक्ड और ओनली होटल इज बुक विल नॉट बी कवर्ड इन ओवरसीज टूर पैकेज एंड प्रोग्राम। क्लियर है मालिक? एक बार चेक कर लीजिए। यस सर। अब आते हैं 206C1H जो टीसीएस का होता था ऑन सेल ऑफ गुड्स, वो क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। फिर आता है 206 सबसेक्शन 3, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीसीएस। तो देखिए सर, जनरली अप्रैल से लेकर फरवरी तक का जो भी टीसीएस कलेक्ट होता है वो अगले महीने की पहले 7 तारीख तक को सबमिट किया जाता है, और मार्च का टीसीएस 7 अप्रैल तक के क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। साथ साथ में टीसीएस जो है इसके डिजिटल फॉर्म के अंदर में इसके रिटर्न्स भी भरने होते हैं। टीसीएस के रिटर्न 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी एंड 15 मई को आते हैं, जबकि टीडीएस के जो रिटर्न है वो 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी एंड 31 मई की ड्यू डेट के ऊपर आते हैं। अब देखिए ड्यू डेट से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाते, तो आप इसको बस एक क्विक रिकैप दे सकते हैं, चेक कर लीजिए। यहां पे टीसीएस का लिखा है, यहां पे टीडीएस का लिखा है, ये याद रखना। अब आते हैं लास्ट दो चीजों के ऊपर। पहला कि अगर टीसीएस आपने स्टेटमेंट क्या नहीं किया, फर्निश नहीं किया, दैट इज टीसीएस का रिटर्न नहीं भरा, तो फीस कितनी लगेगी? 200 फॉर एवरी डे। ये वही फीस है जो टीडीएस के रिटर्न भी न भरने पे या लेट भरने पे आती है, तो दोनों जगह कॉमन फीस है, ये आप ध्यान रखिएगा। 271 CA, अगर आपने टीसीएस कलेक्ट ही नहीं किया तो आपको क्या लगती है, पेनल्टी लगती है। पेनल्टी कितनी लगती है? सेम जैसे टीडीएस की लगती है, 100% ऑफ द अमाउंट फेल टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड। अब वहां पे भी अमेंडमेंट हुआ था और टीसीएस में भी अमेंडमेंट हुआ है। अगर आपने क्या किया, सही कलेक्ट नहीं किया तो आपको पेनल्टी जो लगाता था पहले जेसी लगाता था, अब ये पेनल्टी कौन लगाएगा? एओ लगाएगा। तो टीडीएस में जो अमेंडमेंट हुआ था टीसीएस में भी सिमिलर अमेंडमेंट हुआ है। क्लियर है मालिक? यस सर। तो यस सर, जितने भी सीए इंटर सीएमए इंटर वालों है, ये आपका टीडीएस टीसीएस का रिवीजन खत्म हुआ। इसके अंदर में हम लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर में पूरा टीडीएस टीसीएस को कवर किया है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस रिवीजन को वापस देख लीजिएगा। देखिए टीडीएस टीसीएस के अंदर में बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं। इन बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद आपने जाना है सीधा एमआरपी के ऊपर। एमआरपी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, आपको पता है हमने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी रखे हैं, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रखे हैं, सारी चीज क्लास में बताया भी था मैंने आपको। साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने उसके अंदर में कवर कर लिया है। जाना, दे दनादन सॉल्व करना और काम खत्म कर लेना। और तुमको बिल्कुल पता है कि ये वीडियो जिस चीज को जरूरत है, तुम्हारे लाइब्रेरी में, तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारी क्लास के अंदर में सबको फैला देना,
ताकि वो लोग भी जल्दी से टीडीएस टीसीएस पढ़ ले। और हाँ, याद रखना, एक क्वेश्चन 4 मार्क का टीडीएस टीसीएस के ऊपर आता ही है। मैंने रेगुलर में भी बताया, फास्ट ट्रैक में भी बताया, बिल्कुल मत छोड़ना। चैप्टर 4 मार्क के लिए है, दन दन सॉल्व कर लेना। यस, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर में। बाय बाय एंड टेक केयर।